यो पीपल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट, जो हमारी मैनेजमेंट है, कोड नंबर 17 मैनेजमेंट जो है उसका यूनिट नंबर 5, जो अपने यूनिट नंबर 5 है, दैट मींस जिसका नाम जो है वो है क्या, फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो अपना जो यूनिट नंबर 5 है फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उसको आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं रिवाइज। क्या सर ये पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे? नहीं, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था जब हमने यूनिट नंबर 4 का रिवीजन किया था, तो आपको मैंने बताया था इसके कुछ चैप्टर हम आज करेंगे और कुछ चैप्टर की वीडियो जो है वो कल आएगी। तो आज बेसिकली हम लोग जो है ये इसमें टोटल मिला के जो सिलेबस है उसको 8 चैप्टर में हमने डिवाइड किया था, और उस 8 में से हम लोग आज की क्लास में 4 चैप्टर्स को जो है वो क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। और रिमेनिंग चैप्टर जो है वो कल जो वीडियो डालूंगा मैं बिजनेस फाइनेंस का, और उसके अंदर हम लोग जो है इसको क्या करवाएंगे। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो ओनली एंड ओनली जो है वो है किसके लिए, हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए। तो कॉमर्स वालों के लिए वीडियो नहीं है। हाँ, अगर कॉमर्स वाले देखें तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसका लिंक कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के अंदर भी आता है। तो वैसे आपका जो एनटीनेट का सिलेबस है कॉमर्स वालों का कोड नंबर 8 का, उसके अंदर जो है ये सिलेबस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वैल्यूएशन का जो टॉपिक है जो हम आज करेंगे वो नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर जो है एपीटी थ्योरी जो है वो नहीं है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, हाँ कैपम थ्योरी है, फ्यूचर ऑप्शन का टॉपिक आपके है, आपको मैंने जो है वो फिनांस में करवा रखा है, लेकिन यहां पे भी वो है। तो अगर आप चाहो तो आप भी इसको जो है वो देख सकते हो, आपका नॉलेज जो है वो और भी क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा। ओके जी सर, तो जो हमारे कॉमर्स वाले हैं वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, अनलेस ये पूरी की पूरी जो वीडियो है वो आज की वो डेडिकेटेड है किसके लिए, हमारे जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके जी सर, तो यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं, जो बुक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था यूनिट नंबर 5 का, इस बुक के अंदर टोटल मिला के यूनिट 5 के अंदर कितने चैप्टर थे हमारे, 8 चैप्टर थे। पहला चैप्टर कौन सा था, वैल्यू एंड रिटर्न का। इसके अंदर टोटल मिला के जो कॉन्सेप्ट्स है 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है जी आपका टीवीएम का जो कल करेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, ये आज करेंगे। और एक इसमें है रिस्क एंड रिटर्न का, ये भी हम आज करेंगे। तो ये चैप्टर हम आज करेंगे वैल्यू एंड रिटर्न का। दूसरा कैपिटल बस्टिंग और डिविडेंड, ये चैप्टर हम करेंगे कल की वीडियो में। मर्जर एंड एक्विजिशन, ये अलग से आएगा चैप्टर आपका। पोर्टफोलियो आज करेंगे, डेरिवेटिव आज करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कल की वीडियो में, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये भी आज करेंगे। तो आज अगर हम बात करते हैं तो हम टोटल मिला के जो है वो 4 चैप्टर करने वाले। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। और जो कल वीडियो आएगी बिजनेस फाइनेंस का, उसके अंदर हम लोग जो है वो पहले का एक पार्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये, प्लस में हम लोग जो है उसके अंदर पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। तो सर इसका क्या, जो चैप्टर नंबर 4 है मर्जर एक्विजिशन, इसकी अलग से एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको कल मिल जाएगा मर्जर एक्विजिशन का, तो वो अपने एप्लीकेशन के ऊपर मैं इसको डाल दूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग टोटल मिला के जो है वो 4 चैप्टर्स को जो है वो क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। ओके हाँ जी सर, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 की अगर बात करता हूं तो चैप्टर 1 का नाम जो है वो है क्या, वैल्यू एंड रिटर्न। तो इसके अंदर टोटल मिला के 3 कॉन्सेप्ट जो है वो अपने को कवर करने हैं, जिनमें से पहला जो है टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, ये करेंगे कल वाले में। तो आज शुरुआत करेंगे हमारा किससे, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। ओके जी सर, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग दिसंबर 2022 के अंदर जो एनटीनेट का पेपर होना है या 2023 में जो पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोग एनटीनेट के लिए जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच होता है उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो सारा कंटेंट मिलेगा, पेपर नंबर 1 का भी, साथ में पेपर नंबर 2, पेपर 1 जो जनरल पेपर है उसके भी, और साथ में पेपर नंबर 2 आपका सब्जेक्ट का जो पेपर होता है जो कोड 17 वाला है, तो उसके हम लोग जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। कंटेंट के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, हर यूनिट की जो सेपरेट बुक्स मिलेंगी। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 का, तो ये यूनिट 5 का बुक है। कल हमने यूनिट नंबर 4 रिवाइज किया था, यूनिट 4 का सेपरेट बुक। ऐसे करके 10 किताबें पेपर नंबर 1 की हैं और 10 किताबें टोटल मिला के पेपर नंबर 2 की हैं, जो आपके होम एड्रेस के ऊपर आएगा। इसके साथ में आपको जो है वो मिलेंगे सारे लेक्चर। जैसे अभी हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं ना इसका, देखो इसमें टोटल 8 चैप्टर है, तो हर चैप्टर की हमने जो है वो डिटेल पहले पढ़ा था। और जैसे मान लो चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें कोई 7-8 लेक्चर हमारे लगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे 5-6 लेक्चर लगे, चैप्टर नंबर 3 में 3 लेक्चर लगे, चैप्टर नंबर 4 में 3-4 लेक्चर लगे। इस तरीके से हमने जो ये इंडिविजुअल चैप्टर्स को जो है वो हम क्या करते हैं, पहले थोरोली जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, देन फिर उनका रिवीजन करेंगे। जैसे ये जो वीडियो है ये ओनली रिवीजन वीडियो है। इस पूरे यूनिट को हमने लगभग जो है वो कोई 35 से 40 क्लासेस के अंदर जो है वो कवर की है, और उनको आज हम लोग जो है वो क्या करने वाले, रिवाइज करने वाले हैं। तो आज का जो काम चलेगा वो बहुत ही
जो फास्ट चलेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हो सकता है जो नए स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे पहले नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है, लेकिन ये है कि अगर आप जो है वो ढंग से इसको समझेंगे तो आपको आज भी सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो आपको बेसिकली यही करवाने वाले हैं कि हर एक चैप्टर को ऊपर ऊपर से मैं पूरा गो थ्रू कराऊंगा, क्योंकि डिटेल तो हम कर चुके हैं। तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नीचे नंबर दिया, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी डेमो के बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, तो वहां पे भी आप देख के जो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हम तैयारी करवाते हैं। ओके जी सर, चलो ये तो हो गया अपना, थोड़ा प्रमोशन भी कर लिया हमने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम जो है वो है क्या, वैल्यू एंड रिटर्न। तो आइएगा वैल्यू एंड रिटर्न के अंदर सबसे पहले हम वैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आ जाओ जी, वैल्यूएशन का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जी हमारा। लो जी, टॉपिक नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर में सेकंड टॉपिक के ऊपर आ जाओ। सेकंड टॉपिक जो है वो है आपका किसका, वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन जो है वो क्या है बेसिकली, देखो जी एक बात समझिएगा आप, वैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो वैल्यूएशन क्या है पहले तो जो आपके स्टॉक्स होते हैं या फिर जो भी बेसिकली आपके फाइनेंशियल नेचर की जो एसेट्स होती है, जैसे आपका शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस हो गया, तो इनकी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वैल्यूएशन लगाते हैं। और उनकी वैल्यू जो है होती है ना, हर एक कोई भी जो इन्वेस्टर होता है उसका मेन एम जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। और हर कंपनी का भी मेन एम जो है वो ये है कि अपनी वेल्थ को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव और कहीं ना कहीं कंपनी का ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। अब वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है अपने को, वेल्थ का मतलब क्या, तो वेल्थ को इंडिकेट करते हैं आपकी क्या, मार्केट वैल्यू, आपके बिजनेस की जो मार्केट वैल्यू है वो बेसिकली डिनोट करती है आपकी किसको, वेल्थ को। अब हर बिजनेस का मेन एम जो है अपनी वेल्थ को क्या करना होता है, मैक्सिमाइज। और वेल्थ को हम लोग इंडिकेट करते हैं किसे, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से। ओके, ये तो हो गया शेयर्स की बात, लेकिन हम लोग यहां पे जो है वो डिबेंचर की भी वैल्यूएशन जो है वो करने वाले हैं। तो यहां पे वैल्यूएशन का मतलब क्या है, वैल्यूएशन का मतलब होता है कोई भी जो फाइनेंशियल नेचर की एसेट्स है उसकी वर्थ को क्या करना, कंप्यूट करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यूएशन। लाइक अगर मान लीजिए कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किया, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, तो उनकी वर्थ को क्या करना, मेजर करना। जैसे कंपनी ने आज जो है वो 10% की रेट से, मान लीजिए कंपनी ने आज जो है वो 10% की रेट से जो है 10% कूपन रेट था, और इसके ऊपर अगर डिबेंचर जो है वो क्या करते हैं, इशू कर दिया, ठीक है। तो कितने रुपए में इशू किया, हम उसकी जो है अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का बेसिक एम जो है वो क्या होता है, हम वैल्यूएशन की मदद से हम लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, हम यहां पे एक एसेट की वर्थ को जो है वो कंप्यूट करना चाहते हैं। बात समझ में आई क्या जी। हम यहां, और मेन बात ये है इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है किसी भी फिजिकल एसेट की वैल्यू नहीं निकालेंगे। लाइक आपका टेबल हो गया, बेंच हो गया, लाइक आपका जो है बिल्डिंग हो गया, ठीक है, इनकी हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे। हम यहां पे वैल्यूएशन करने वाले हैं किसका, फाइनेंशियल एसेट्स का। ओके, अब कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन तो आपको पता चल गया। अब कौन कौन सी अलग अलग तरह की वैल्यू होती है, सबसे पहले आता है बुक वैल्यू, जो आपकी बैलेंस शीट होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो डेटा अवेलेबल होता है उसके बेस पर जो आप वैल्यू कंप्यूट करते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बुक वैल्यू। मतलब ये है कि आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड के ऊपर जो है वो बेसिकली वहां पे आपको इक्विटी शेयर का वैल्यू देखने को मिलेगा, बॉन्ड का वैल्यू देखने को मिलेगा। तो वो जो वैल्यू जो बैलेंस शीट से आप पिकअप करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बुक वैल्यू। एक होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो है कि वो सिक्योरिटी मार्केट में जिस रेट के ऊपर सेल हो सकती है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू। एक होता है गोइंग कंसर्न वैल्यू। अगर कोई बिजनेस जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग है, परफॉर्मिंग और रनिंग बिजनेस है, उसकी बिजनेस की जो वैल्यू होती है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गोइंग कंसर्न वैल्यू। ओके, एक होता है लिक्विडेटिंग वैल्यू। लिक्विडेटिंग वैल्यू ये होती है अगर हम जो है वो एक बिजनेस की सारी एसेट्स को आज क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, और बिजनेस की सारी लायबिलिटीज का, एक्शन लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो पर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिक्विडेटिंग वैल्यू। तो लिक्विडेटिंग वैल्यू का मतलब है नेट रिलायजेबल वैल्यू। अगर बिजनेस की सारी एसेट्स को पेमेंट करके सारी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया जाए तो हर शेयर होल्डर को जो मिलेगा उसको बोलते हैं हम क्या, लिक्विडेटिंग वैल्यू। एक होती है कैपिटलाइज वैल्यू, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू या कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर में मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं उनकी हम लोग आज जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, और उस प्रेजेंट वैल्यू को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, अपनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब एक टॉपिक आता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जो है वो क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी अगर आज की डेट में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कुछ कमाना चाहते हैं, वो बेसिकली होती है हमारी क्या, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन ये है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अगर मान लीजिए हम किसी रिस्की एसेट्स के अंदर पैसा लगाएंगे, और अगर हम किसी रिस्क फ्री में, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी रिस्क फ्री सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगा रहे हो, एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है वो रिस्की सिक्योरिटी के अंदर जो है पैसा लगा रहे हो, क्या दोनों तरफ से जो है, दोनों सिक्योरिटी से आप सेम रिटर्न जो एक्सपेक्ट करते हो? नहीं सर, जो रिस्क फ्री होगा वहां पे अगर अपने को रिटर्न कम मिलेगा तो भी चलेगा क्योंकि रिस्क नहीं है। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी ऐसी है जिसके अंदर रिस्क
बहुत ज्यादा है तो वहां पे हमारा जो रिटर्न है वो भी प्रोस्पेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे ये बात आप ध्यान रखना कि जैसे जैसे जो है वो रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है वो प्रीमियम जो है हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा चार्ज करेंगे। मतलब ये है कि जो मार्केट रिस्क प्रीमियम वो भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मींस कि जो डिस्काउंट रेट है, जिस रेट के ऊपर आप अपने कैश फ्लोस को डिस्काउंट करने वाले हैं, वो डिस्काउंट रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, या रिस्क बढ़ रहा है, कोई भी चीज अगर बढ़ेगी ना तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या जो आपकी कॉस्ट होती है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ओके अब यहां पे जो है वो आता है जी आपका बेसिक वैल्यूएशन मॉडल। बेसिक वैल्यूएशन मॉडल की ना कुछ असम्पशन होती है। सबसे पहला ये बोलता है जी जब भी आप वैल्यूएशन करोगे ना तो आप कुछ कैश फ्लोस को जो है वो क्या करते हो, एज्यूम करते हो। जो भी कैश फ्लो आप एज्यूम करोगे वो क्या होंगे, पॉइंट एस्टिमेटर होंगे। मतलब जितना आपने सोच लिया उतने ही कैश फ्लो, मतलब आप ये एज्यूम करते हो जो आपने सोच लिया उतने ही कैश फ्लो कंपनी एक्चुअल के अंदर जो है वो क्या करेगी, प्रिवेल करेगी। दूसरा जो असेसमेंट की जाती है वो क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। मतलब जब आप रिस्क को असेस करते हो वो किस नेचर का होता है, सब्जेक्टिव होता है। अब जनरल मॉडल जो है वो क्या होता है, वो इस तरीके से जो है वो वर्क करता है। हर एक के अंदर, चाहे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कर लो, चाहे वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर लो, हर एक के अंदर जनरली यही मॉडल जो है वो आपका चलता है। एक एक करके हम पढ़ेंगे अब इसको। सबसे पहला टॉपिक आता है बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड बेसिकली डेट ही होता है, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी जो है वो क्या करती है, जब डेट इशू करके, बॉन्ड इशू करके पैसा रेज करती है तो वो बेसिकली कंपनी की क्या होती है, लायबिलिटी। और उस लायबिलिटी के ऊपर कंपनी को जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। तो जो भी बॉन्ड है या डिबेंचर, डिबेंचर से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो बॉन्ड के ऊपर या डिबेंचर के ऊपर कंपनी को जो है फिक्स रेट से क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। बात समझ में आया जी सर। और ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए जो है वो क्या होती है, कॉस्ट होती है। बात समझ में आया जी सर। अब यहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसका वैल्यूएशन, मतलब जो सिक्योरिटी कंपनी ने, जो बॉन्ड कंपनी ने या जो डिवेंचर कंपनी ने आज की डेट में क्या किया है, इशू किया है, तो उसकी वैल्यूएशन निकालना, उसको बोलते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन। तो व्हाट इज बॉन्ड वैल्यूएशन, जो बॉन्ड कंपनी ने क्या किया था, इशू किया था पैसा रेज करने के लिए, उस बॉन्ड की वैल्यूएशन करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन करने के लिए कुछ आपको जो है वो आइटम चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको पार वैल्यू। पार वैल्यू होती है जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है बॉन्ड का, ठीक है। तो पार वैल्यू क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, या फिर फेस वैल्यू जो होती है ना बॉन्ड की, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, पार वैल्यू। एक होता है कूपन रेट, जिस रेट के ऊपर आपने जो है वो बॉन्ड को इशू किया था उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कूपन रेट। एक होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब जो है वो क्या होता है, जितने पीरियड के लिए आपने बॉन्ड्स को इशू किया उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मैच्योरिटी। जब भी आप बॉन्ड का वैल्यूएशन करेंगे तो कुछ असम्पशन से जो अपने को ध्यान में लेकर जो है वो चलनी पड़ती है, वो क्या, एन असम्पशन व्हिच में बी रिक्वायर्ड व्हाइल इफ वैल्यूइंग ए बॉन्ड इज दैट कि फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट शैल बिकम ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 1 ईयर। कि इंटरेस्ट जो है वो ड्यू कब होगा, वो होगा आपके हर साल के लास्ट में, ठीक है। वैल्यूएशन जनरली कैसे करते हैं, नॉर्मल जो प्रोसीजर रहता है वैल्यूएशन करने का बॉन्ड का, वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ले लो, क्योंकि बॉन्ड जो है वो क्या होता है, रिडीमेबल नेचर के होते हैं। इसका मतलब है कुछ समय के बाद उनको जो है आपको पैसा रीपे करना होता है। तो उसका वैल्यूएशन जनरली कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस केडी की पावर 1 प्लस इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस केडी की पावर 2, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। और जो आखिरी पीरियड आएगा, जो आखिरी साल होगा, उसमें ब्याज तो मिलेगा और साथ में क्या होगा, रिडीमेबल वैल्यू मिलेगा। तो ऊपर आएगा फेस वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू अपॉन 1 प्लस केडी की पावर n। अब n क्या है, अगर मान लो 10 साल के बाद रिडीम करना तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में दूसरा पेन ले लेता हूं। चलो अब एग्जांपल दे रखे एक बार, ये देख लीजिएगा आप। चलो 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 यहां पे आ जाओ। अब बॉन्ड वैल्यूएशन का कुछ बिहेवियर बता रखा है। सबसे पहले रिलेटिंग टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कॉस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है कूपन रेट से। कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट का मतलब है फेस वैल्यू के ऊपर जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, जो फिक्स रेट से जो कंपनी ब्याज का भुगतान करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कूपन रेट। अगर आपका केडी जो है वो ग्रेटर है किससे, कूपन रेट से, तो वहां पे क्या होगा, तो उस केस के अंदर आपका जो बॉन्ड वैल्यू है, मतलब बॉन्ड वैल्यू वो आपकी कम होगी किससे, पार वैल्यू से। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहां पे जो आपका जो वैल्यूएशन रहेगा वो फेस वैल्यू से क्या रहेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे रहेगा। और अगर आपका के जो है वो क्या है, ग्रेटर है, अगर के जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, कूपन रेट से, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, आपका जो बॉन्ड वैल्यू जो है, जो बॉन्ड का वैल्यूएशन जो निकल के आएगा वो ग्रेटर होगा किससे, पार वैल्यू से। और आपका जो बॉन्ड है वो किसमें होगा, प्रीमियम पे होगा, ठीक है जी। दूसरा आता है रिलेटिंग टू मैच्योरिटी पीरियड। ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे जो है वो क्या आएगा, मैच्योरिटी पीरियड आएगा, वैसे वैसे वैल्यूएशन जो है वो क्या हो जाएगी, जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड आएगा, जितना दूर रहेगा तो फिर वहां पे क्या होगा कि आपका
जो वैल्यूएशन है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा पार वैल्यू से। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के पास जाएंगे तो आपकी वैल्यूएशन जो है वो पार वैल्यू के बराबर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ये देखो जैसे ये मैच्योरिटी आया, मान लीजिए ये मैच्योरिटी जब आ रही है तो मैच्योरिटी पे चाहे कोई ऊपर चला था चाहे कोई नीचे चला था, दोनों ही जो है वो किसके ऊपर आ जाएंगे, आपका पार वैल्यू पे। तो मैच्योरिटी पीरियड के साथ अगर आप बॉन्ड वैल्यूएशन को रिलेट करते तो आप क्या बोलोगे, जितना आपका जो मैच्योरिटी पीरियड नजदीक आते रहेगा उतना ही जो बॉन्ड वैल्यू है वो क्या होगी, वो पार वैल्यू के बराबर आती रहेगी। चलो जी, अब इसके बाद है जी आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी को जनरली हम लोग जो है वो केडी या डिस्काउंटेड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मैच्योरिटी तक अगर हम बॉन्ड को होल्ड करते हैं तो हम मैच्योरिटी तक क्या पैसा कमाएंगे। यील्ड का मतलब होता है कमाई। तो यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी पे अपने को कितना कुछ अमाउंट जो है वो क्या होगा, रिसीव होगा, कंपनी से कितनी इनकम अपने को मिलेगी, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, यील्ड टू मैच्योरिटी। फिर आएगा इंटरेक्शन क्या है बॉन्ड वैल्यू में और इंटरेस्ट रेट में। तो मैंने यहां पे बताया था जितना लॉन्गर मैच्योरिटी होगा, मैच्योरिटी पीरियड जितना जो है वो क्या होगा, दूर होगा, उतना ही इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। ध्यान से सुनना, लॉन्गर द मैच्योरिटी इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है जी। और बिकॉज इट इज मोर एक्सपोज टू वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। अब वैल्यूएशन कैसे करेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर का। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड कौन सा होता है, जिसको कुछ समय के बाद में एक ऐसा बॉन्ड जो कंपनी ने आज तो बॉन्ड इशू किया है लेकिन उस बॉन्ड को कंपनी जो है कुछ समय के बाद में इक्विटी के अंदर क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की अगर आपने वैल्यूएशन करनी है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कैसे, मान लो कि 5 साल के बाद उसको आप जो है वो क्या करो, कन्वर्ट कर रहे हो। तो कैसे होगा, इंटरेस्ट पहले 5 साल तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा क्योंकि वो बॉन्ड था। उसके बाद 5वें साल के लास्ट में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, शेयर्स के अंदर। तो यहां पे हम उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस केडी के पावर 1 प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस केडी के पावर 2 एंड सो ऑन, इंटरेस्ट प्लस 1 प्लस केडी के पावर 5 प्लस में कन्वर्टेबल वैल्यू, जिस रेट के ऊपर आपका जो बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो कन्वर्टेबल वैल्यू ऊपर आएगा अपॉन 1 प्लस केडी के पावर 5। और ये जो वैल्यू आएगा ये होगा वैल्यू किसका, कन्वर्टेबल बॉन्ड का। चलो जी आगे, जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता है ये क्या होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता है जो हैवी डिस्काउंट के ऊपर कंपनी जो है वो क्या करती है, इशू करती है और उसको रिडीम करेगी किसके ऊपर, पार वैल्यू पे, उसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। और डीप डिस्काउंट बॉन्ड की वैल्यू जो है वो क्या निकलती है, B0 इज इक्वल टू फेस वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर n। फेस वैल्यू जिस रेट के ऊपर कंपनी जो है उसको क्या करेगी, आगे रिडीम करेगी। ठीक है ना। जैसे मान लो कंपनी का एक डिबेंचर था और वो डिबेंचर था एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए का, और वो कंपनी ने जो है वो क्या किया 25,000 या फिर मान लो कोई 5,000 रुपए में इशू कर दिया और डिबेंचर था कितना 25,000 का। कंपनी बोल रही है कि 10 साल के बाद आपको 25,000 रुपए मिल जाएंगे, आज आप कितना पैसे दे दो, 5,000 रुपए दे दो, और आपने आज 5,000 रुपए दे दिया तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगा, तो वैल्यू होगा जो फेस वैल्यू है वो ले लो ऊपर, फेस वैल्यू होगा कितना 25,000 अपॉन 1 प्लस रेट, रेट कितना 15% इंटू में 1 प्लस रेट इंटू में पावर, पावर क्या आएगा 10, 10 साल के बाद में वो हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। तो ये है आपका वैल्यूएशन किसका, डीप डिस्काउंट बॉन्ड का। तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा, पेपर के अंदर जनरली फॉर्मूला आता है इनका तो याद करके जाइएगा। इसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, पहली बात प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है इक्विटी से। पहला राइट तो ये होता है कि जब कभी भी जो है वो डिविडेंड का पेमेंट होगा तो पहले इक्विटी से पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड पे किया जाएगा। और सेकंड प्रेफरेंशियल राइट ये होता है कि अगर कंपनी कल को लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेशन के टाइम पे जो है वो इनको सबसे पहले जो है वो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। मतलब डिबेंचर होल्डर के बाद में इक्विटी से पहले इनको जो है वो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो जिस शेयर होल्डर के पास में दोनों प्रेफरेंशियल राइट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इस प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो है फिक्स रेट से जो है वो क्या मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है। और दूसरा जो है क्योंकि ये शेयर है तो ये कैपिटल का भी इसके अंदर जो है वो आपको प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको प्रेफरेंस शेयर को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटी। अब प्रेफरेंस शेयर का जब कंपटीशन करेंगे तो 2 असम्पशन है। पहला ये कि डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर पे वो रिसीव होगा हर साल के लास्ट में, और दूसरा जो है वो ये है द कंपनी ऑलवेज इंटेंड टू पे द प्रेफरेंस डिविडेंड सो दैट द स्ट्रीम ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज कंसीडर्ड टू बी नोन विद सर्टेनिटी, ताकि कंपनी को पता चले कि हम लोग जो है एक्चुअल में कितना भुगतान प्रेफरेंस शेयर वालों को कर रहे हैं। अब प्रेफरेंस शेयर 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है कौन सा, इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो है जिसको कंपनी लाइफ टाइम के अंदर अंदर जो है वो क्या कर देगी, रिडीम कर लेगी। मतलब यह है अगर आज हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके अगर कोई पैसा हमने क्या किया, रेस किया, तो उसको हम कुछ समय के बाद में जो है वो वापस कर देंगे। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की अगर वैल्यूएशन करनी है तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, ये रहेगा। प्रेफरेंस शेयर का जो वैल्यू है उसको डिनोट करते हैं किससे, P0 से। बॉन्ड की वैल्यू को डिनोट करते हैं B0 से, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू को P0 से। तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है आपका, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन 1 प्लस KP की पावर 1 प्लस D2 अपॉन 1 प्लस KP की पावर 2 प्लस DN जितने भी साल का है अपॉन 1 प्लस KP की पावर n, और लास्ट में क्या मिलेगा, रिडीमेबल वैल्यू। तो ऊपर आएगा रिडीमेबल वैल्यू अपॉन 1 प्लस KP की पावर n। ये बेसिकली हमने जो है वो क्या कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया इसका, और उनको जब ऐड कर देंगे तो वो निकल जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था क्लास में, देख लेना एक बार।
और जो आपके इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये कौन से होते हैं? पहली बात तो सर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको कंपनी जो है वो क्या करेगी, लाइफ टाइम के अंदर रिडीम नहीं करेगी। जब कंपनी लिक्विडेट होगी उसी टाइम उनको पैसा रिडीम करती है, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? वो होगा डिविडेंड अपॉन में केपी। तो डिविडेंड को अगर केपी से हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देंगे तो निकल आएगा क्या आपका वैल्यूएशन ऑफ द इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आएगा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो उसके लिए जो है वो क्या क्या अजम्पशन है? पहली अजम्पशन तो ये है, इक्विटी शेयर डू नॉट हैव एनी रिडम्पशन डेट। इक्विटी शेयर की कोई भी रिडम्पशन डेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इक्विटी के तौर पे कंपनी ने जो भी पैसा रेज कर लिया, कंपनी उसको लाइफ टाइम के अंदर जो है वो रीपे नहीं करेगी। कंपनी जब लिक्विडेट होगी, दिवाली होगी, तभी उनको जो है पेमेंट मिलेगा। सेकंड, इनकी कोई लिक्विडेटिंग वैल्यू भी नहीं होती है। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव एनी गिवन रिडम्पशन और लिक्विडेटिंग वैल्यू। और तीसरा, डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर के ऊपर कोई भी जो है उसकी गारंटी नहीं। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड की गारंटी होती है, बट इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड की कोई भी गारंटी नहीं होती है। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? तो करने के कई तरीके हैं, लेकिन उससे पहले वैल्यू, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर की वैल्यू उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अब ये निकलता कैसे है? आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड ले लो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल उठा लो, उसके अंदर जितने भी फ्री रिजर्व पड़े हैं वो सारे ऐड कर लो, और जितने भी लॉसेस हैं उन सबको माइनस कर दो। तो वो जो आएगा उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड। उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो निकल आएगी आपकी इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू। और एक होती है लिक्विडेटिंग वैल्यू। लिक्विडेटिंग वैल्यू जो है वो क्या होती है? बेसिकली अगर कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी का, सारी एसेट्स को पेमेंट कर दे और लायबिलिटी को सेटअप कर दे, तो एट द एंड में जो अमाउंट बचता है वो इक्विटी शेयर वालों की जो है वो क्या होती है? लिक्विडेटिंग वैल्यू होती है। आगे अब इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन करेंगे डिविडेंड के बेस पर। डिविडेंड के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला अपना ये रहेगा, डिविडेंड अपॉन 1 प्लस के ई की पावर 1। ठीक है, जब आप डिविडेंड के बेस पर वैल्यूएशन करते हो इक्विटी शेयर का, तो उसकी कुछ असम्पशन। सबसे पहला हम एज्यूम करते हैं कि डिविडेंड जो है एनुअली क्या होगा? पे होगा। पहला डिविडेंड साल के लास्ट के अंदर कंपनी क्या करेगी? पे करेगी। उसके बाद सेल ऑफ द इक्विटी शेयर इफ एनी अकर ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एक्स डिविडेंड टर्म। तो शेयर जो भी शेयर अगर मान लो हमने बेचेंगे तो ड्यूरिंग द पीरियड हम शेयर नहीं बेचेंगे, शेयर जो है सेल किया जाएगा वो एट द एंड में किया जाएगा। तो ये इसकी जो है वो कुछ क्या है? अजम्पशंस है। ओके जी, तो एज पर द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है वो इक्विटी शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो निकलेगा कैसे? डिविडेंड को अपॉन 1 प्लस के ई की पावर 1 कर दो, तो वो निकल जाएगा आपका क्या? डिविडेंड। अब ये निकाल के देखो P0 मतलब इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन को भी जो है P0 से नोट करते हैं। P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन 1 प्लस के की पावर 1 प्लस D2 अपॉन 1 प्लस के की पावर 2 एंड सो चलेगा इंफिनिटी तक। तो D डिविडेंड ऑफ इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस के ई, ये केपी नहीं है, के ई की पावर इंफिनिटी। इस तरीके से आप जो है वो क्या करते हो? वैल्यूएशन निकालोगे किसका? डिविडेंड आपके इक्विटी शेयर का। इसके बाद है जी आपका जीरो ग्रोथ मॉडल। अगर मान लीजिए ग्रोथ नहीं है, ठीक है, तो और कांस्टेंट डिविडेंड कंपनी जो है वो पे कर रही है, मतलब कंपनी आगे लगातार जो है एक ही डिविडेंड का पेमेंट करती रहेगी, कोई भी ग्रोथ नहीं है, तो वहां पे वैल्यू कैसे निकलेगा? तो वैल्यू होगा P0 इज इक्वल टू D अपॉन में के। अगर कांस्टेंट ग्रोथ है तो फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा P0 इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस में G। तो ये है, इसको ऐसे इस तरीके से भी लिखते हैं, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस में G, और G कैसे निकलते हैं? B इंटू में R करके। तो ये इसका जो है वो फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में नॉन कॉन्स्टेंट डिविडेंड, अगर कंपनी जो है वो कॉन्स्टेंट डिविडेंड पे नहीं करती, भाई कभी पे करते और कभी पे नहीं करती, तो उसमें जो है हर साल का डिविडेंड का जो है कंपटीशन अलग से किया जाएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल जाएगा और फिर लास्ट में सबको क्या करते हो? जोड़ दो, वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को क्लास में करवाया था, वो देख लेना। इस तरीके से करते हैं प्रेजेंट वैल्यू किसका? डिविडेंड 1 का, 2 का, 3 का, प्रेजेंट वैल्यू द प्राइस ऑफ 3। इसको जब आप जोड़ देंगे तो ये निकलेगा आपका क्या? वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। वेरिएबल ग्रोथ डिविडेंड में वही हर साल जो है वो, अगर मान लो ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन अलग अलग रेट से हो रहा है, तो हर साल का डिविडेंड अलग से निकालना पड़ेगा। फिर उन डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू ले लो और आखिर में जो प्राइस रहेगा उसको जोड़ लो, तो वो निकल जाएगा आपका क्या? वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर करंटली नॉट पेइंग डिविडेंड, तो वो कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा। इसका P0 इज इक्वल टू P3 इंटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इस तरीके से करके। फिर वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग। अर्निंग के बेस पर जब आप वैल्यूएशन करते हो तो दो मॉडल, एक है गोल्डन और एक है आपका वोल्टर मॉडल। गोल्डन मॉडल के अंदर जो है वो P0 कैसे निकलेगा? जो वैल्यू ऑफ शेयर है कैसे निकलेगा? EPS अर्निंग पर शेयर इंटू में 1 माइनस B का मतलब रिटेंशन रेशियो, ठीक है ना, वो कैसे निकलता है? G इंटू में R करके, ठीक है, B इंटू में R करके, सॉरी, EPS इंटू 1 माइनस B, मतलब ऊपर आएगा डिविडेंड अपॉन में के माइनस में G, और ग्रोथ का फॉर्मूला जो है वो कहता है B इंटू में R। तो B का मतलब रिटेंशन रेशियो, उसके ऊपर जो हम कमाई करते हैं वो बेसिकली हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। दूसरा जो मॉडल है इसका वो है जी आपका कौन सा? वोल्टर मॉडल। और वोल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? P इज इक्वल टू DPS अपॉन के प्लस R अपॉन के इंटू EPS माइनस में DPS अपॉन में के। तो इसके जरिए भी हम लोग जो है वो इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कंप्यूट करते हैं। और एक है P रेशियो, P रेशियो के जरिए भी करते हैं। P रेशियो का पहले तो फॉर्मूला क्या है? प्राइस अपॉन में अर्निंग, प्राइस बोलते हैं MPS अपॉन में EPS।
पी रेशियो हमेशा निकलता है किसमें, टाइम्स में। तो फॉर्मूला है ये एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो अगर आपको एमपीएस निकालना तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू में पी रेशियो। चलो जी आगे। इसके बाद आएगा जी आपका एक्सप्लिसिट रीसेल प्राइस मेथड। इसके थ्रू अगर आपको जो है वो क्या करना है, पहली बात तो ये एक्सप्लिसिट रीसेल प्राइस मेथड जो है वो है क्या, तो यहां पे वैल्यू जो है एक्सप्लिसिट रीसेल प्राइस मेथड के अंदर वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय हिम ड्यूरिंग द ओनरशिप एंड द प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड व्हेनेवर ही सेल अवे द शेयर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आता है जी रिस्क एंड रिटर्न। अब एक बात देखो, जब कभी भी आप फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हो, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो फर्म जो है वो डिसीजन लेती है कौन कौन से, तीन। एक है कौन सा, सबसे पहले कंपनी जो है वो लेती है आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया और डिविडेंड हो गया। इन तीनों डिसीजन को जब हम लेंगे तो इन तीनों का जो है इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर भी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे भी, ग्रोथ इन डिविडेंड पे भी एंड रिस्क परसेप्शन पे भी। और ये इफेक्ट करते हैं शेयर की किसको, शेयर मतलब ये इफेक्ट करते हैं शेयर्स की मार्केट वैल्यू को। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अब इसको इस तरीके से हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। देखो एक बार यहां मैं दिखाऊं आपको, ये था अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। जब कभी भी हम वो तीन तरह के डिसीजन लेते हैं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड या अदर डिसीजन, तो इन डिसीजन को लेते हुए हम लोग जो है वो लीगल एंड प्रोसीजरल कंसेंट को भी ध्यान में रखते हैं। जब कभी भी हम ये कोई डिसीजन लेंगे तो इन डिसीजन का जो है वो रिस्क पे, रिस्क ऑफ द कंपनी एंड रिटर्न ऑफ द कंपनी के ऊपर जो क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। और जिसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ द शेयर पे। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग जो है तीन तरह के डिसीजन लेते हैं। यस, और जब हम ये तीन तरह के डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उनको डिसीजन लेते हुए हम लोग लीगल कंसेंट को भी ध्यान में रखते हैं। यस, ये जो डिसीजन होते हैं इनका जो है वो इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, रिस्क और रिटर्न पे, और जिसका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ द शेयर के ऊपर। लो जी, ये हो गया कंप्लीट आपका फर्स्ट चैप्टर। अब आएंगे जी हम अपने नए चैप्टर पे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5। एक मिनट आ जाओ जी। चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ अपने को करना नहीं है। अब चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है क्या आपका, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करूंगा तो इसके अंदर अपने को दो टॉपिक पढ़ के जाना है। एक है आपका कैपएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और एक है आपका एपीटी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। पहले बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। तो देखिएगा, हम हमेशा एक बात बोल रहे हैं, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये है जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो सारी इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर के अंदर मत करना। आपको क्या बना लेना चाहिए, पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए। बात समझ में आया क्या जी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसके अंदर जो है वो इस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो क्या करेंगे, डालेंगे। मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे सिक्योरिटी का कि अपना रिस्क जो है वो क्या हो, कम से कम हो। बात समझ में आया क्या जी। तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, हर जो इन्वेस्टर होता है वो रिस्क को क्या करना चाहता है, दूर करना चाहता है। और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम लोग जो है बेसिकली मेकिंग करते हैं किसका, पोर्टफोलियो का। ओके जी। आप पोर्टफोलियो जब आप बनाएंगे या फिर अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको दो तरह का रिस्क देखने को मिलेगा। एक होता है जी आपका डाइवर्सिफाइबल और एक होता है कौन सा, नॉन डाइवर्सिफाइबल। यहां पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है जी आपका सिस्टमेटिक और एक कौन सा, अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो कौन सा होता है, पहले बात करेंगे। सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क बोलते हैं, जो सिस्टम की वजह से होता है। अब सिस्टम की वजह से, और इसको आप डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते। मतलब ये जो रिस्क है वो तो आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा, इस रिस्क को आप दूर भी नहीं कर सकते। तो सिस्टमेटिक रिस्क जो सिस्टम की वजह से, और इसको जिसको डाइवर्सिफिकेशन की मदद से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, ये तो आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। और ये सभी के लिए जो है वो होता है, मतलब कोई भी फर्म इससे जो है वो बच नहीं सकती है। तो ये रिस्क में कौन कौन सा आता है, जैसे मनी सप्लाई में कोई चेंज हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी हो गया, क्रेडिट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ये सब जो रिस्क होते हैं ना, इनको बोलते हैं आप लोग के सिस्टमेटिक रिस्क, जिसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। और ये रिस्क आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। दूसरी तरह का जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो सिस्टम की वजह से नहीं होता है, जो पर्सनल रीजन की वजह से होता है। और ये जो रिस्क होता है इसको आप जो है वो मिटिगेट कर सकते हो, मतलब आप इसको दूर कर सकते हो। और जो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है ना, इसको हम डाइवर्सिफाइबल रिस्क बोलते हैं। इसको पोर्टफोलियो बना के हम लोग जो दूर कर सकते हैं। तो अपने यहां पे जो रिस्क बचा वो एक ही बचा, वो है कौन सा आपका सिस्टमेटिक रिस्क। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां पे जो है वो आपका पोर्टफोलियो का जो है उसके जो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना, जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो तो आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सभी लोगों को जो वो क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। लेकिन जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो आपका धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा अगर आप पोर्टफोलियो बनाते रहेंगे। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ सिक्योरिटी जैसे जैसे बढ़ाते चलोगे तो वैसे वैसे आपका जो अनसिस्टमेटिक नेचर का जो रिस्क है वो क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। आप ये देखना, पहले नंबर ऑफ सिक्योरिटी आपकी कम थी तो आपका रिस्क
इतना था, फिर नंबर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाई तो रिस्क कम हो गया, नंबर ऑफ सिक्योरिटी और बढ़े तो रिस्क और भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे जैसे आप पोर्टफोलियो को क्या करोगे, बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे पोर्टफोलियो के अंदर आने वाली सिक्योरिटीज को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे आपका जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। ओके जी। तो रिस्क इन सिक्योरिटी जो है वो कितने तरीके का है, दो तरीके का, एक है आपका सिस्टमेटिक, एक है अनसिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको आप दूर नहीं कर सकते, वो आपको उठाना पड़ेगा। जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको आप दूर कर सकते हो, और कैसे दूर कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करके। बात समझ में आएगा जी सर। अब जो एक यहां पे वर्ड आएगा बीटा, बीटा क्या होता है, बीटा बेसिकली मापता है, किसको मापता है, जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क है, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क तो खत्म भी हो सकता है पोर्टफोलियो बना करके। तो आपके लिए जो मेन रिस्क है जो आपको ध्यान में लेके आना है जब आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करोगे, तो वो कौन सा रिस्क है, वो है जी अपना कौन सा, सिस्टमेटिक। तो बीटा बेसिकली क्या करता है, बीटा आपको नाप के बताता है कि आपकी कंसर्न सिक्योरिटी के अंदर जो है वो कितना रिस्क अवेलेबल है, और रिस्क कौन सा, ओनली सिस्टमेटिक। चलो जी आगे। अब यहां पे आएगा जी आपका एक मॉडल है जी कौन सा, कैपम। कैपम की बात करें तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ऑन द बेस ऑफ द रिस्पेक्टिव बीटा। मतलब कोई कंपनी है उसकी सिक्योरिटी बताएगा बेसिकली कि उस कंपनी के अंदर जो है वो कितना सिक्योरिटी, उसकी कितनी सिक्योरिटी की रिटर्न, उस सिक्योरिटी की कितनी रिटर्न होनी चाहिए बीटा के बेस पर, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग एक मॉडल पढ़ेंगे, मॉडल का नाम जो है वो क्या है, कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को जब आप पढ़ेंगे तो इसकी कुछ असम्पशंस है जो अपने को ध्यान में लेके आनी है, लेकिन उससे पहले कुछ लिख रखा है, देखो बोलता है कोर आइडिया जो है कैपम का इज दैट ओनली अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क इज रेलिवेंट। हमारे लिए जो रेलिवेंट रिस्क है वो कौन सा, अनडाइवर्सिफाइबल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिस्टमैटिक। क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो पोर्टफोलियो बना के आप दूर कर सकते हो। आगे, सिंस डाइवर्सिफाइबल जो रिस्क है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर इट। इनफैक्ट कैपम कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन करने के लिए रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एनी टाइप ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। आप जब आप कैपम को पढ़ोगे तो उसके लिए कुछ असम्पशन है। सबसे पहली असम्पशन जो हमारे सामने आती है वो है क्या, बोलता है इन्वेस्टर जो है वो क्या है, रिस्क एवर्स है, मतलब इन्वेस्टर रिस्क को दूर करना चाहता है। दूसरा, इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपनी वेल्थ को क्या कर ले, मैक्सिमाइज कर ले। तीसरा, ऑल इन्वेस्टर कैन बोरो लैंड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड एट द रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट। चौथा, जो भी इन्वेस्टर है उनके पास आइडेंटिकल एस्टिमेट है रिस्क रिटर्न का, मतलब किसी के पास में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। सारी की सारी सिक्योरिटी परफेक्टली डिविजिबल होती है, ठीक है, और वो लिक्विड है और कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगा। ये असम्पशन है जो कि गलत है कुछ तो। आगे फिर बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट जो है वो एफिशिएंट है एंड परचेज एंड सेल बाय द सिंगल इन्वेस्टर कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस। और आपको यहां पे जो है प्राइस कंपटीशन देखने को मिलेगा। एंड ऑल इन्वेस्टर आर एफिशिएंट, डाइवर्सिफाई एंड हैव एलिमिनेट द अनसिस्टमैटिक रिस्क, दस ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क इज रेलेवेंट इन डिटरमाइन द एस्टिमेटिंग रिटर्न। तो जब भी आप रिटर्न को कंप्यूट करेंगे तो आपके लिए एक ही रिस्क काम करेगा, और वो कौन सा है आपका सिस्टमैटिक रिस्क। क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो तो आप पोर्टफोलियो बना के उसको डाइवर्सिफाई या दूर कर सकते हो। तो ये इसकी असम्पशन। जब आप कैपम को पढ़ोगे तो कैपम को पढ़ने के लिए कुछ असम्पशन थे, कैपम एक थ्योरी है बेसिकली, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ असम्पशन है, वो असम्पशन आपको हमने बता दिया। यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन बनते तो असम्पशन जरूर पढ़ के जाना। अब मॉडल जो है वो क्या बोलता है, तो मॉडल बेसिकली ये बोलता है कि जो सिक्योरिटी की रिटर्न है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। किस किस पे, एक तो डिपेंड करती है IRF मतलब इंटरेस्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एक करती है मार्केट रिटर्न पे, और एक करती है किस पे, बीटा। अब पहले इन तीनों को समझा दो। RS का मतलब यहां पे क्या हो गया, रिस्क रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी। तो कोई भी एक सिक्योरिटी लाइक टाटा कंपनी की कोई सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, टाटा कंपनी की सिक्योरिटी पे कितना रिटर्न मिलेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तीन बातों के ऊपर। पहली बात जो है वो तो क्या है कि मार्केट के अंदर जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है उनके ऊपर क्या मिल रहा है, एक तो वो देखो, प्लस अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं मतलब अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो फिर अपने को कितना रिटर्न मिलता है वो देखो, और साथ में देखो बीटा। बीटा का मतलब ये कि टाटा कंपनी की सिक्योरिटी को अगर मैं परचेस करूंगा तो टाटा कंपनी के अंदर कितना रिस्क है उसको मेजर करके कौन देगा, बीटा करके देगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सिक्योरिटी के रिटर्न जो है वो तीन फैक्टर के ऊपर जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। एक है आपका IRF मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, दूसरा है आपका RM मतलब मार्केट रिटर्न, ठीक है, तो मार्केट में अगर पैसा लगाएंगे तो मार्केट रिटर्न जो मिलेगा आपको, और तीसरा जो है वो है क्या, बीटा। चलो जी अब देखते हैं ये कैसे बोलता है। अच्छा फॉर्मूला देख लो एक बार, फॉर्मूला क्या था, रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी किसके बराबर होगा, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट फ्री रेट IRF, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट प्लस में RM माइनस में RF। RF मतलब यही, मैं थोड़ा देसी भाषा में लिख दूं, जो हम क्लास के अंदर जो आपको मैंने करवाया वो ये है। RS इज इक्वल टू मतलब रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी किसके बराबर होगा, RF मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट प्लस में RM माइनस RF इंटू में बीटा। ओके, तो RM का मतलब मार्केट में कितना रिटर्न मिल रहा है आपको अगर आप मार्केट में पैसे लगाओगे, RF मतलब अगर आप रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में पैसे लगाओगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, और बीटा का मतलब बीटा बेसिकली ये बताएगा कि आपकी सिक्योरिटी के अंदर कितना रिस्क है। ठीक है जी,
अब आइए, व्हाट द कैपम शो इज दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना वो डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर। एक है प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री, रिस्क फ्री इंटरेस्ट, एक है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग सिस्टमेटिक रिस्क, और एक है आपका अमाउंट ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क जिसको हम मेजर करते हैं किससे, बीटा से। चलो जी, अब ये क्या बोलता है, कैपम एंड द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये बोलता है जी कैपम बेसिकली जो है वो क्या है, कैपम जो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू जो आप आरएम निकालोगे, जो आप आरएस निकालोगे, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, वो बेसिकली मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही होती है। तो जब कभी भी आप वैल्यूएशन करते हो किसका, इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करते हुए हम लोग जो है वो इसको क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्काउंट। और डिस्काउंट जिस रेट से करेंगे वो किससे करेंगे, जो कैपम का रेट निकल के आएगा के उसी से हम इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है कैपम और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बोलता है कैपम का और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट की क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालते हुए हम जो रिटर्न्स जो होती हैं इन्वेस्टमेंट से आने वाली रिटर्न को जो हम डिस्काउंट करते हैं, तो जिस रेट से डिस्काउंट करेंगे वो बेसिकली कौन सा रेट होता है, कैपम का। दूसरा एसएमएल। अब क्वेश्चन ये था ये एसएमएल क्या कहानी है। एसएमएल की बात करो, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जो आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ना, तो अगर आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को ग्राफिकली शो करोगे तो वो क्या बनती है, मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के जरिए आपने जो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकाली, उस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी को अगर मैं ग्राफिकली जो है वो क्या करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसएमएल। तो एसएमएल जो है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये क्या है, द कैपम मॉडल एज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, जो कैपम मॉडल रिप्रेजेंट किया इक्वेशन के जरिए, इज बेसिकली रेट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसएमएल। ठीक है जी सर। अब एसएमएल जो है वो ग्राफिकल वर्जन है कैपम का। तो जो आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जब आप उसको ग्राफिकली क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, एसएमएल। ओके, अब एसएमएल के अंदर जो है वो रिलेशन मेंटेन किया जाता है दो चीजों के बीच में, एक तो रिटर्न के बीच में और एक बीटा। एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, जितना आपका रिस्क परसेप्शन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, उतना आपका जो रिटर्न है वो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न की जो डिमांड होती है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितना बीटा आपका बढ़ते रहेगा, बीटा बेसिकली जो है वो यही तो बताएगा कितना रिस्क है, तो जितना बीटा ज्यादा रहेगा उतना रिस्क ज्यादा रहेगा, उतनी वेरिएशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो जितना बीटा ज्यादा रहेगा उतना रिटर्न की भी डिमांड जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये देख लो, जब बीटा जीरो था, जीरो रिटर्न मतलब जीरो रिस्क है, तो वहां पे भी हम लोग जो है वो इंटरेस्ट फ्री रिटर्न की डिमांड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बीटा जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो रिटर्न बढ़ेगी, बीटा और बढ़ेगा, रिटर्न और बढ़ेगी, बीटा और बढ़ेगा तो रिटर्न और भी बढ़ेगी। ये जो लाइन जो इसको शो कर रही है इसको बोलते हैं एसएमएल, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। यहां पे लिखा भी है स्पेसिफिकली, जितना रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न भी उतनी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, अब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ये बात ध्यान रखना, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या होता है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ये कि अगर आप ज्यादा रिस्क उठाएंगे, ठीक है, ज्यादा रिस्क उठाएंगे मतलब अगले बीटा पे जाएंगे, तो कितना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिलता है, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। तो ये बात थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रखना। तो अगर आप 0 से 1.8 बीटा के ऊपर जाएंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो आपकी क्या, 10 से कितनी हो जाएगी, 22। तो एक्स्ट्रा कितना मिला आपको, 12% मिला 1.8 उठा के। तो मतलब ये है अगर आप 1 का रिस्क उठाओगे तो आपको कम से कम जो है वो 6.67% की एक्स्ट्रा रिटर्न जो है वो मार्केट के अंदर मिलेगी। आगे इसके बाद है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो का बीटा निकालना तो कैसे निकालते हो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो वेटेड एवरेज बीटा होता है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। तो अगर पोर्टफोलियो का बीटा निकालो और पोर्टफोलियो में अगर 2 सिक्योरिटी है तो आप कैसे निकालोगे, बीटा ऑफ ए सिक्योरिटी इंटू वेट है प्लस बीटा ऑफ बी सिक्योरिटी इंटू वेट बी। अगर 3 सिक्योरिटी है तो बीटा ऑफ थर्ड सिक्योरिटी इंटू में वेट सी। इस तरीके से आप जो है वो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को कंप्यूट करते हैं। आगे अब कैपम मॉडल हो गया, अब उसकी लिमिटेशन क्या, सबसे पहले लिमिटेशन ये बोलता है बीटा को निकालना बहुत ही हमारे लिए क्या होता है, टेढ़ा काम है, टीडीएस फैक्टर है। दूसरा ये अजम्पशन जो लिए हैं हमने कैपम को पढ़ने के लिए, वो हमारी कुछ अजम्पशन कैसी है, हाइपोथेटिकल और इम्प्रैक्टिकल नेचर की है। और तीसरा रेट ऑफ रिटर्न जो आर होता है ना, वो स्पेसिफाइड बाय द मॉडल कैन बी व्यू ओनली एज ए रफ एप्रोक्सीमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो वो एग्जैक्ट रिटर्न नहीं है जो आपको सिक्योरिटी से मिलेगा, वो एक क्या है, बेसिकली आपने सिर्फ एस्टिमेट किया है। तो ये है जी आपका कैपम। कैपम के बाद में अगली थ्योरी जो है वो है कौन सा, एपीटी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ये बेसिकली कैपम का ही एक नया रूप है, जो कैपम थ्योरी है ना उसी का एक नया रूप जो है वो निकल गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एपीटी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। अब ये क्या है, देखो कैपम में बहुत सारी ऐसी असम्पशन ली जो काम की नहीं थी, तो जो एपीटी थ्योरी है वो भी वही बात बताएगा, बेसिकली ये भी यही बताएगा कि रिस्क की वजह से जो है रिटर्न के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा। लेकिन इसकी जो असम्पशंस रहेंगी वो कैपम के मुकाबले में जो है थोड़ी सी मोर रियलिस्टिक रहेंगी बस, ठीक है ना। तो एपीटी थ्योरी की अगर बात करता हूं तो यहाँ ये क्या बोलता है, एपीटी में बोलता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग थ्योरी, जो कैपम हमने पढ़ा था वो एक्सप्लेन करता है रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी ऑन द बेस ऑफ द रिस्पेक्टिव बीटा। अकॉर्डिंग टू द मॉडल जो आपने पहले पढ़ लिया, इन्वेस्टर चूज इन्वेस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंस। अल्टरनेट मॉडल जो इसका निकल के आया, जो स्टेफन रोज ने इसको प्रिस्क्राइब किया, वो है आपका एपीटी। एपीटी थ्योरी एक्सप्लेन करती है नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम इन एसेट प्राइसिंग इन ए लेस कॉम्प्लिकेटेड मैनर विद फ्यूअर असम्पशन देन कैपम। तो यहां पे बेसिकली आप लोग जो है वो क्या करोगे, यहां पे भी आप इक्विलिब्रियम एसेट्स का इक्विलिब्रियम जो है वो क्या करोगे, असेस करोगे,
ठीक है, लेस कॉम्प्लिकेटेड मैनर में, और अजम्पशन भी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। अब पहली बात तो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, और कैसा, रिस्क फ्री प्रॉफिट। अगर मान लो मार्केट के अंदर डिस्क्रिपेंसी चल रही है, एक जगह पे एक मार्केट में रेट जो है वो सस्ता है, दूसरी मार्केट के अंदर रेट जो है वो क्या महंगा है, तो कई बार हम क्या करते हैं, सस्ता खरीद कर और महंगा जो है वो क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, और सस्ता खरीद के महंगा सेल करके जो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग क्या, आर्बिट्रेज। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अर्निंग ए प्रॉफिट बाय मेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग ऑफ द सेम एसेट। तो सेम एसेट का अलग अलग मार्केट के अंदर जब अलग अलग रेट चलता है तो हम सस्ता लेके उसको महंगा क्या करते हैं, बेचते हैं, और हम तब तक परचेज करते रहेंगे जब तक प्राइस जो है वो दोनों मार्केट में सेम ना हो जाए। यही बेसिकली है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि कंज्यूमर जो है या इन्वेस्टर जो है वो क्या करेगा, वो आर्बिट्रेज कमाता रहेगा अगर प्राइस डिस्क्रिपेंसी उसको कहीं भी मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जिस दिन प्राइस डिस्क्रिपेंसी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन हर मार्केट के अंदर रेट जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसको एक बार पढ़ा देता हूं। बोलता है प्रोसेस जनरेट रिस्क फ्री प्रॉफिट। आर्बिट्रेज करके आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो कैसा होता है, रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है। इन ए सिक्योरिटी मार्केट इट इन्वॉल्व सेलिंग ए सिक्योरिटी एट ए हाई प्राइस एंड साइमल्टेनियसली परचेज ऑफ द सेम सिक्योरिटी एट ए रिलेटिवली लोअर प्राइस। सिंस द प्रॉफिट अर्न थ्रू आर्बिट्रेज जो है वो कैसा होता है, रिस्क फ्री होता है। तो इन्वेस्टर हैव द इंसेंटिव टू अंडरटेक दिस व्हेनेवर एन अपॉर्चुनिटी अराइज। इन जनरल सम इन्वेस्टर इंडल्ज होते हैं मोर इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड अदर। आगे, however, the buying and selling activity of the arbitrator reduce and eliminate the profit margin, bringing the market price to the equilibrium level। तो बेसिकली आप तब तक आर्बिट्रेज करते रहेंगे जब तक दोनों मार्केट के अंदर रेट जो है वो आपका सिमिलर नहीं हो जाएगा। यही बेसिकली बताती है क्या, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ये बोलती है कि इन्वेस्टर जनरली क्या करते हैं, आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो एक मार्केट में जहां पे सिक्योरिटी का रेट सस्ता है वहां से परचेज करता है, दूसरी मार्केट में सेल करते हैं, और वो ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक जो है डिस्क्रिपेंसी रहेगी। और जिस दिन डिस्क्रिपेंसी खत्म हो गया है, मतलब जिस दिन जो है हर जगह पे रेट जो वो क्या होगा, सेम हो गया, उस दिन वो जो है वो क्या कर देंगे, वो प्रॉफिट को वो जो है वो उसका परचेज करना क्या कर देंगे, बंद। तो बेसिकली एपीटी थ्योरी जो है वो इक्विटी जो सिक्योरिटीज है उनके शेयर्स सिक्योरिटी के प्राइस के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए लाई जाती है। अब इसकी कुछ असम्पशन है, असम्पशन क्या क्या आओ देखते हैं। सबसे पहला बोलता है इन्वेस्टर जो है वो होमोजीनियस नेचर के हैं, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन एक जैसी है। दूसरा, इन्वेस्टर रिस्क एवर्स है, रिस्क को दूर करना चाहता है, एंड यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, एंड परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है मार्केट में, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन एपीटी इनको एज्यूम नहीं करता। पहला, सिंगल पीरियड इन्वेस्टर ओरिजिन इसको एज्यूम नहीं करता, नो टैक्स इसको एज्यूम नहीं करता, मतलब एपीटी बोलता है टैक्स रेट होगा। इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लेंड द रिस्क रेट, ये भी इसको कंसीडर नहीं करता, एंड द सिलेक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो इज बेस्ड ऑन द मीन एंड वेरियंस एनालिसिस, इसको भी ये जो है वो सिलेक्ट नहीं करता। तो ये सारी असम्पशन कैपम की थी, और ये कैपम की इन असम्पशंस को जो है वो अपने यहां पे इस अपनी थ्योरी को बनाने में जो है वो इसको अंडरटेक नहीं करता है। अब कुछ खास बातें कैपम की, वो है क्या, वो है ये, मतलब अगर रेट जो है एक सिक्योरिटी का अलग अलग मार्केट में रेट जो है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो क्या होगा, दिस बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी विल कंटिन्यू। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, सस्ता खरीदेगा, महंगा जाके बेचेगा, और ये वो तब तक करता रहेगा, इट विल कंटिन्यू अंटिल, जब तक ऑल आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी आर एलिमिनेट, जब तक पूरी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी एलिमिनेट ना हो जाए। एट दिस जंक्चर एन अप्रोक्सीमेट लीनियर रिलेशनशिप अराइज बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द सेंसिटिविटी। ठीक है, इफ द पोर्टफोलियो इज ए वेल डाइवर्सिफाइड वन, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो कैसा हो जाए, जीरो, और जो सिस्टमैटिक रिस्क प्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से। तो वो तो हमने पढ़ा भी था आपका। लो जी, ये हो गया आपका एपीटी, ठीक है ना, ये तो फैक्टर्स हैं। अब एपीटी और कैपम में क्या सिमिलरिटी और क्या इनमें अलग अलग है वो देखते हैं। बोलता सिंपलेस्ट फॉर्म जो है एपीटी मॉडल का वो कंसिस्टेंट है विद द सिंपल फॉर्म ऑफ द कैपम मॉडल व्हेन ओनली वन फैक्टर इज कंसीडर्ड इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, एपीटी कैन बी स्टेटेड, एपीटी को जो है इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और जबकि जो इट इज सिमिलर टू द कैपिटल मार्केट लाइन। अब एक बात ध्यान रखना, कैपम के अंदर अगर कैपम को जो है हम शो करते हैं ग्राफिकली, कैपम को ग्राफिकली शो करेंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल तो बनती है आपका एसएमएल, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, और अगर हम एपीटी थ्योरी को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो बनती है आपका सीएमएल। सीएमएल का मतलब क्या, कैपिटल मार्केट लाइन। बोलते हैं एपीटी इज मोर जनरल एंड लेस रिस्ट्रिक्टिव है किससे, कैपम के मुकाबले। अगर देखो दोनों के अंदर एक ही बात है, दोनों ही थ्योरीज के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब कैपम को यूज करते हो तो वहां पे आपकी कुछ ऐसी असम्पशंस है जो हाइपोथेटिकल नेचर की है, जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के अंदर प्रिवेल नहीं करती है, लेकिन एपीटी की जो असम्पशंस है वो आपके रियल वर्ल्ड के अंदर प्रिवेल
करती है। तो ये इनमें थोड़ा सा जो है वो खास बात है, ठीक है। दोनों के अंदर आप जो है वो पोर्टफोलियो को क्या करते हो, कंसिडर करते हो, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी क्या है कैपम और एपीटी के अंदर, कि दोनों के अंदर जो है वो आप क्या निकाल रहे हो, आप रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कंप्यूट कर रहे हो। डिसिमिलरिटी जो है वो ये है कि बहुत सारी असम्पशन कैपम की जो हाइपोथेटिकल थी, एपीटी ने उसको कंसीडर नहीं किया। लो जी, अब आएगा आपका नया चैप्टर, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, लेकिन अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज द डेरिवेटिव। तो आप पढ़ेंगे अपना कौन सा, डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव के अंदर टोटल मिला के अपने यहां पे जो है वो आएंगे आपका, एक आएगा फॉरवर्ड, एक आएगा आपका फ्यूचर, एक आएगा जी आपका ऑप्शंस। तो अपने को तीनों तरह के डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट करके जाने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपना जो है वो है अपना ऑप्शंस, ऑप्शन पे ऑफ, फिर ऑप्शन प्राइसिंग क्या है, दो मॉडल है उसके, ठीक है। एक आएगा आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक आएगा आपका कौन सा, फ्यूचर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, तो आपको मैंने बताया डेरिवेटिव जो एक फाइनेंशियल एसेट होती है, जो अपनी वैल्यू जो है वो किसी दूसरी सिक्योरिटी से जो है वो क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। मतलब नाम ही हो गया डेरिवेटिव, तो मतलब जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी से क्या करती है, डिराइव करती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल एसेट जो डिराइव करती है अपनी वैल्यू फ्रॉम सम स्पेसिफाइड अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव डज नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस। डेरिवेटिव का अपना कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस अराइज, अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बड़ी इमर्ज होती है आउट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पार्टी। अब वैल्यू जो होती है ना डेरिवेटिव की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। ओके, सम ऑफ द बेसिक जो फीचर है ना डेरिवेटिव के, वो क्या क्या है। सबसे पहला, ऑल द डेरिवेटिव आर नॉट फिजिकल एसेट। जो भी डेरिवेटिव वो आपकी फिजिकल एसेट नहीं होती है। ट्रांजैक्शन इन द डेरिवेटिव आर सेटल्ड बाय ऑफसेटिंग और स्केलिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द सेम डेरिवेटिव। दूसरा, देयर इज नो लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट पे कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव कोई एक्चुअल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तीसरा, द डेरिवेटिव मार्केट जो है यूजुअली कैसे होती है, स्क्रीन बेस्ड होती है, मतलब कंप्यूटर एक्सचेंज जो आपके स्टॉक मार्केट है उसके थ्रू हम जो है उसको क्या करते हैं, सेल परचेस करते हैं। डेरिवेटिव आता है ओनली सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटी, मतलब आप इसको जो है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर जो है वो फंड रेजिंग करने के लिए कभी भी आप इसको इशू नहीं कर सकते हो। डेरिवेटिव मार्केट जो है वो क्वाइट लिक्विड होती है, कभी भी ट्रांजैक्शन को सेल परचेस कर सकते हो। एंड डेरिवेटिव प्रोवाइड करता है हेजिंग ऑफ द प्राइस रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर ए सर्टेन पीरियड। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर बाय कैश पेमेंट ऑफ द डिफरेंस इन द प्राइस। ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट थ्रू द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एंड अंडरलाइंग सिक्योरिटी आर डेफिनेट रिलेटेड। आप टाइप ऑफ डेरिवेटिव बता रखा है, एक होता है कमोडिटी डेरिवेटिव, एक है फाइनेंशियल। कमोडिटी डेरिवेटिव जिसके अंदर अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो है वो क्या होती है, कोई ना कोई कमोडिटी होती है। जैसे शुगर के बेस पर आपने कोई डेरिवेटिव बना लिया, जूट के बेस पर, पेपर के बेस पर, जो आपके मसाले इनके बेस पर, तो ये है आपका कौन सा, कमोडिटी। और फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या, इसके अंदर जिसके डेरिवेटिव अगर कोई करेंसी का डेरिवेटिव है या गिल्ट सिक्योरिटी का, शेयर का या शेयर इंडेक्स का, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो कमोडिटी डेरिवेटिव जिसके अंदर अंडरलाइंग सिक्योरिटी कोई ना कोई कमोडिटी है, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव जिसके अंदर अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो है वो कोई ना कोई फाइनेंशियल एसेट है। एक है बेसिक डेरिवेटिव और एक है कौन सा, कॉम्प्लेक्स। अगर बात करेंगे फ्यूचर का, ऑप्शंस का, ये है आपके दोनों बेसिक डेरिवेटिव, और अगर स्वैप की बात करें तो वो है आपका कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। आप कौन कौन पार्टिसिपेंट है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, एक होता है हेजर। हेजर वो पर्सन होता है जिसको कोई भी जो है, जो अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है, जिसका कोई एक्सपोजर है फॉरेन करेंसी के अंदर, जिसका कोई एक्सपोजर है और उसको ये डर है कि कभी फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ या घट ना जाए, जिससे मुझे जो है वो रिस्क ना हो जाए। तो हेजर जो डेरिवेटिव के अंदर इंडल्ज होता है, ठीक है, हेजर वो होता है जो अपने रिस्क को क्या करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है। एक होता है स्पेक्युलेटर। स्पेक्युलेटर वो है जिसको एक्चुअल में कोई भी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये डेरिवेटिव को परचेज करते हैं क्या करने के लिए, रिस्क की प्रॉफिट कमाने के लिए। एक होता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर वो पर्सन होता है जो बेसिकली क्या करता है कि जो दो अलग अलग मार्केट के अंदर जो है, जब एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी का रेट अलग अलग चल रही हो, तो ये क्या करता है, सस्ता खरीदकर और महंगा बेचकर और जो है वो रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, आर्बिट्रेजर। आप फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो है वो अपने कितने हैं, तो वो है आपके 4, अपने एग्जाम में जो है वो पढ़ के जाने 3। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आया कौन सा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की बात करेंगे तो फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर बेसिकली हम बैंक के साथ में एग्रीमेंट करते हैं। पहली बात तो मतलब फ्यूचर एग्रीमेंट और फॉरवर्ड में अगर डिफरेंस की बात करूं तो फ्यूचर एग्रीमेंट जो है वो होता है किसके साथ में, शेयर मार्केट के साथ में, लेकिन जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है वो होता है किसके साथ में, आपके कमर्शियल बैंक के साथ में, ठीक है। फॉरवर्ड जो एग्रीमेंट है उसके अंदर दो तरह के रेट आपको जो है वो जनरली उसको आपको देखने को मिलेंगे। एक और स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब होता है आज का रेट, और एक होता है फ्यूचर डिलीवरी रेट, जिसको फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। फॉरवर्ड रेट वो होगा जिस रेट पर आपने जो है वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, आज होता है, लेकिन पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, लेकिन जो पेमेंट और डिलीवरी होगी वो कब होगी, फ्यूचर डेट के ऊपर होती है। उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फॉरवर्ड। आप बोलते हैं फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लासिफाइड इनटू, एक होता है नॉन ट्रांसफरेबल। एक ऐसा
फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर ले लिया जिसके अंदर जिसको आप जो है दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा, वो है आपका नॉन ट्रांसफरेबल, और जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, ट्रांसफरेबल फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप बोलते हैं इंडिया के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरली चलते हैं किसके अंदर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर चलते हैं। ठीक है ना। अब आएगा दूसरे नंबर पे कौन सा, फ्यूचर। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी जो है हम मार्जिन जो है वो रखवाने का काम नहीं करते, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से रिस्की नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये कस्टमाइज होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जबकि फ्यूचर आपका स्टैंडर्डाइज होते हैं। ठीक है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको अगर मान लो $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आप अपने बैंक के पास से उसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और बैंक आपसे कोई भी जो है वो मार्जिन रखवाने का काम भी नहीं करता है। इसीलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मोर रिस्की होते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेस रिस्की, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग एडवांस के अंदर जो है वो मार्जिन क्या करते हैं, रखवा लेते हैं शेयर मार्केट के अंदर। अब आएगा फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली देखने में बिल्कुल कैसे होते हैं, फॉरवर्ड जैसे होते हैं। फ्यूचर के अंदर कभी भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली जो है वो ऑफसेट किया जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट इन द मार्जिन के अंदर। तो क्या बोलता है, ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और सिंपली नोन एज अ फ्यूचर, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल ए स्टेटिक क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी और ए फाइनेंशियल प्लान एट ए स्पेसिफाइड प्राइस एट ए फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट। द पार्टी ऑफ द फ्यूचर हैव टू बाय एंड सेल द एसेट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन टू इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड और व्हाट शैल बी द प्राइस ऑन द डेट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनलाइज्ड। फ्यूचर आर द ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। पहली बात तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके जो है वो है ओवर द काउंटर, मतलब आपको बैंक में जाके लेने पड़ेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप घर पे बैठे बैठे भी ले सकते हैं। आगे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होता है, स्टैंडर्डाइज नेचर का होता है, लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कस्टमाइज है। फ्यूचर के अंदर जो है लोड साइज पहले से क्या होता है, सेट होता है, उसी लोड के अंदर आपको इनको परचेज और सेल करना पड़ता है, लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लोड साइज जो है फिक्स नहीं होता। आगे The exchange with the reference to quantity rate, ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें पार्टी फिक्स करती है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉक इन द प्राइस एट विच द ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन देम इन द फ्यूचर। तो एडवांस के अंदर रेट जो है वो क्या कर लिया जाएगा, फिक्स कर लिया जाएगा। जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे ऑफसेटिंग के थ्रू होते हैं, इसका मतलब मार्जिन के अंदर रोल पे किया जाता है। बेसिक मोटिव जो है ना फ्यूचर का इज नॉट द एक्चुअल डिलीवरी बट द हेजिंग ऑफ द फ्यूचर रिस्क और स्पेकुलेशन। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड किए जाएंगे ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जबकि फॉरवर्ड किए जाते हैं बैंक्स के थ्रू। ओके, आप फॉरवर्ड और फ्यूचर को अगर आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या बोलता है, बोलता है अपेरेंटली अगर ऊपर से देखें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दोनों एकदम देखने को एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। वो क्या, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। पहला, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर द प्राइवेट बायलैटरल। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब हर पर्सन जो है वो बैंक के साथ जाके अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैंडर्डाइज रहेंगे, कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लोड साइज जो है वो एक्सचेंज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो कितने भी ट्रेड आप कर सकते हो। दीज आर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, दीज आर ट्रेडेड ऑफ एक्सचेंज, ऑफ एक्सचेंज होते हैं ये। ऑफ एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज के थ्रू नहीं होते हैं, आपको बैंक के पास जाके जो है वो लेके आना पड़ेगा, और ये एक्सपोज होता है डिफॉल्ट रिस्क। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है, फ्यूचर में नहीं होता। क्यों, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एडवांस के अंदर आपसे जो है वो मार्जिन हम रखवा लेते हैं। ईच फॉरवर्ड इज यूनिक, हर फॉरवर्ड यूनिक होगा, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके कस्टमाइज होते हैं, इसलिए हर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा, यूनिक होगा इन टर्म्स ऑफ साइज, टाइम, टाइप ऑफ एसेट एक्सेट्रा। द प्राइस फिक्सेशन में नोट बी ट्रांसपेरेंट एंड इज पब्लिकली डिस्क्लोज। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेटल्ड बाय डिलीवरी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो है वो एक्चुअल डिलीवरी से सेट ऑफ किए जाते हैं, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे होते हैं, ऑफसेटिंग के जरिए। इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैंने क्लास के अंदर करके बताया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर का, उसको जरूर देख लेना। दोनों के अंदर फर्क ये है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कस्टमाइज है, बैंक के पास बैंक से आपको लेने पड़ेंगे, डिफॉल्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि बैंक कोई मार्जिन नहीं रखवाता है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो एक्चुअल डिलीवरी होती है। लेकिन वही अगर बात करूंगा फ्यूचर का, फ्यूचर के अंदर जो है, फ्यूचर पहली बात तो बैंक के साथ नहीं होते, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है वो एक्सचेंज पे जाके एक्सचेंज से आपको लेने पड़ेंगे। दूसरा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज नहीं होते, वो कैसे होते हैं, आपके स्टैंडर्डाइज होते हैं, लोड साइज पहले से फिक्स होता है। और तीसरा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्चुअल डिलीवरी कभी भी नहीं होती है, बल्कि आप जो है वो ऑफसेटिंग के जरिए आप इसमें काम करते हो। आगे फिर बोलता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैव इवॉल्वड आउट ऑफ द फॉरवर्ड। फ्यूचर जो है वो फॉरवर्ड से ही निकल के आए हैं बेसिकली। इट पोजेस मैनी ऑफ द, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो किसके हैं, फॉरवर्ड के हैं। ऐसा बोला जाता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लिक्विड वर्जन है। मतलब जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को अगर लिक्विडिटी बेसिस पे करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहां पे आएगा आपका कुछ खास बातें, वो ये फ्यूचर प्रोवाइड करते हैं हेजिंग। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आपको जो है वो क्या मिलता है, हेजिंग फैसिलिटी मिलती है। मतलब अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो आपकी जो भी एक्सपोजर है, फॉरेन एक्सपोजर जो भी है फॉरेन करेंसी में, तो उसको एक हेज मिल जाएगा। दूसरा, फ्यूचर हेल्प करता है इंडिकेट करने में फ्यूचर प्राइस मूवमेंट इन द मार्केट। फ्यूचर प्रोवाइड करता है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी किसको, स्पेकुलेटर को। 4 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है आपके अगेंस्ट द फॉरवर्ड। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 4 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो फॉरवर्ड के अंदर नहीं है। पहला, लिक्विडिटी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इलिक्विड होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
लिक्विड होते हैं। दूसरा स्टैंडर्डाइज वॉल्यूम, फॉरवर्ड के अंदर स्टैंडर्ड वॉल्यूम नहीं होता लेकिन फ्यूचर के अंदर स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है। तीसरा काउंटर पार्टी गारंटी प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज, फॉरवर्ड के अंदर कोई गारंटी नहीं होती है लेकिन फ्यूचर के अंदर गारंटी होता है। एंड इमीडिएट कैश फ्लो, फॉरवर्ड के अंदर आपको इमीडिएट कैश फ्लो नहीं होता है लेकिन फ्यूचर के अंदर इमीडिएट कैश फ्लो होता है। आगे अब आएगा जी ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास में एक ऑप्शन, फ्यूचर के अंदर देखो आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है एक पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है और एक पार्टी का जो है वो क्या होता है, राइट होता है। तो यहां पे एक ऑप्शन बायर रहेगा और ऑप्शन बायर बेसिकली जो है वो क्या करता है, राइट परचेस करता है, क्या करे, सिक्योरिटी को खरीदने के, सिक्योरिटी को बेचने के, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अंदर बेसिकली ऑप्शन बायर जो है वो क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा ऑप्शन सेलर को और उससे क्या परचेस कर लेगा, राइट। अगर मान लीजिए मैच्योरिटी के ऊपर अगर उसको लगेगा कि ट्रेड से उसको फायदा है तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स कर सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं आप लोग क्या, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो होता है, एक होता है कॉल और एक होता है कौन सा, पुट का। कॉल ऑप्शन कौन सी होती है, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है जब आप खरीदने का राइट परचेज करते हो, दोनों के अंदर ऑप्शन बायर जो है वो क्या करता है, राइट परचेज करेगा। कॉल ऑप्शन में खरीदने का राइट लेगा और पुट ऑप्शन के अंदर वो बेचने का राइट क्या करता है, परचेज करता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर का एग्जांपल लेके आपको मैंने समझाया था, तो कॉपी के साथ में उसको मैच करते रहना, ठीक है। अब फॉरवर्ड में फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर में और ऑप्शन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहला, फ्यूचर के अंदर ऑब्लिगेशन होती है दोनों पार्टी का, मतलब जो दोनों पार्टी है, सेलर और बायर दोनों की क्या है, ऑब्लिगेशन। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, एक पार्टी के पास में राइट है, दूसरी की क्या होती है, ऑब्लिगेशन। दूसरा, फ्यूचर के अंदर देयर इज नो प्रीमियम, फ्यूचर में कोई भी आपको प्रीमियम पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, मार्जिन तो रखवाना पड़ता है बट प्रीमियम अलग से पे नहीं करना पड़ता। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको राइट परचेस करते हो तो आपको जो है ऑप्शन सेलर को जो है वो प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। आगे, फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्टी का डिपेंड करता है स्पेसिफाइड प्राइस पे और एक्चुअल प्राइस ऑन द सेटलमेंट डे। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन के अंदर जो है, जो ऑप्शन बायर होता है उसका प्राइस सिर्फ उसका जो रिस्क है ओनली प्रीमियम पेमेंट तक का होता है, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसका रिस्क अनलिमिटेड होता है। एंड लास्ट, जनरली मैच्योरिटी पीरियड जो है फ्यूचर का वो कैसे होता है, लॉन्गर होता है किसके, ऑप्शन के मुकाबले। अब टाइप ऑफ ऑप्शन के नाम पे हमारे पास में एक होता है अमेरिकन, एक है यूरोपियन। अगर एक अमेरिकन ऑप्शन वो होता है जिसके अंदर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योरिटी पे भी और मैच्योरिटी से पहले भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जो यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूरोपियन ऑप्शन है, उसके अंदर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब ऑप्शंस को जो है ओनली एंड ओनली ऑन मैच्योरिटी ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक होता है नेकेड, एक होता है कवर्ड। नेकेड ऑप्शन वो होता है जिसके अगेंस्ट कोई भी एसेट जो है वो ओन्ड नहीं है। तो एक कॉल ऑप्शन को अगर कवर्ड तब बोलेंगे जब उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट है, और नेकेड तब बोलेंगे जब उसके अगेंस्ट कोई भी जो है वो कोई भी फिजिकल एसेट से जो वो कवर्ड नहीं है। फिर स्टॉक इंटरेस्ट इंडेक्स, हर एक तीनों के अपने अपने जो है वो क्या होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा निफ्टी बैंक, तो निफ्टी इंडेक्स, तो इसका जो है वो क्या है, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर जो है वो होता है, ठीक है ना। अब आएगा कुछ टर्म। सबसे पहले ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम वो अमाउंट है जो ऑप्शन बायर जो है वो पे करता है किसको, ऑप्शन सेलर को। तो ऑप्शन बायर जो जब राइट परचेस करेगा ऑप्शन सेलर से तो उसको एक प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है, उस प्रीमियम को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑप्शन प्रीमियम। एक्सपायरी डेट वो होती है जितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आखिरी दिन जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपायरी डेट। जैसे आज वीरवार है तो आज एक्सपायरी है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी बोलते हैं। तो 21 जुलाई का जब आप चेक करोगे ना शेयर मार्केट में जाकर के, ठीक है, तो आप जाना, जैसे जीरोधा में अगर आपका खाता है तो आप वहां पे देखिएगा तो आपको मिलेगा 21 जुलाई की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट हो, आज जो है वो लैप्स हो गए। अब अगले हफ्ते की जो है वो एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का मतलब जो है वो क्या होता है, जिस रेट के ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्राइक प्राइस। इसको अंडरलाइन प्राइस भी बोला जाता है। और एक होता है एक्चुअल प्राइस, जो स्पॉट प्राइस जो एक्चुअल के अंदर मार्केट के अंदर प्रिवेल करता है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में अगर एक्चुअल प्राइस ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से तो इन द मनी है कॉल ऑप्शन में, एक्चुअल प्राइस इक्वल है स्ट्राइक प्राइस से तो एट द मनी, और एक्चुअल प्राइस जो है वो कम है स्ट्राइक प्राइस से तो वो क्या, आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। पुट ऑप्शन के अंदर ये इनका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इन द मनी का मतलब ये कि ऑप्शन होल्डर को जो है वो क्या फायदा है, आउट द मनी में ऑप्शन होल्डर को क्या है, नुकसान है, और एट द मनी में ऑप्शन होल्डर को ना फायदा और ना नुकसान होता है। आगे, ऑप्शन पोजीशन दो तरह की होती है जनरली, एक होता है लॉन्ग, एक है शॉर्ट। अगर आप कोई भी ऑप्शन को, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, अगर उसको परचेज करते हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन, और अगर आप उनको सेल करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शॉर्ट पोजीशन। चलो जी आगे। अब बाइंग ए कॉल ऑप्शन। बाइंग ए कॉल ऑप्शन का मतलब क्या, इसके अंदर अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया तो आपके पास में राइट आ जाएगा, और राइट क्या होगा कि आप फ्यूचर के अंदर जो है जो रेट डिसाइड किया गया उस रेट के ऊपर जो है उस सिक्योरिटी को परचेज करने का आपके पास में राइट आ जाएगा। अगर फ्यूचर के अंदर मान लो जो एक्सपायरी जब आएगी, अगर उस दिन उसका रेट मार्केट के अंदर ज्यादा चल रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करोगे और उनसे ही ले लोगे, और नहीं तो आप जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप लैप्स भी कर सकते हो। और बाइंग ए पुट ऑप्शन, इसके अंदर आपके पास में एक राइट आ जाएगा कि आप दूसरे पर्सन से, जो पुट सेलर है, उससे आप सिक्योरिटी, उसको जो है वो सिक्योरिटी बेचने का राइट आप परचेज कर लेते हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, पुट ऑप्शन। तो सिक्योरिटी को परचेज करने का राइट खरीदना,
कॉल ऑप्शन सिक्योरिटी को बेचने का राइट खरीदना इज नोन एज द पुट ऑप्शन। आगे आइएगा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जो है वो ऑप्शन का वो वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर पे। जैसे सबसे पहला करंट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ये मैं यहीं पे दिखाता हूं आपको, ये देखो सबसे पहला अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू, अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन पुट ऑप्शन में क्या होगा, उल्टा होगा। आगे वोलेटिलिटी, अगर वोलेटिलिटी जो है वो एसेट के अंदर बढ़ती है तो चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन जो है उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन पुट ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। लॉन्गर एक्सपायरेशन टाइम, जितना पीरियड जो है वो लंबा रहेगा तो दोनों के अंदर वैल्यू, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज है, और पुट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। और इंक्रीज इन द इनकम फ्रॉम एसेट, तो कॉल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है और पुट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ऑप्शन की, आज के दिन का जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ये तीन तरह से, एक को इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी देख लेना। अब ऑप्शन मॉडल की, वैल्यूएशन मॉडल की अगर बात करते हैं तो वैल्यूएशन मॉडल टोटल मिला के अपने पास में दो है, एक है बाइनोमियल मॉडल देखो, और एक है ब्लैक एंड स्कोर। तो बाइनोमियल मॉडल के अंदर जो है ऑप्शन की वैल्यू कंप्यूट करने का ये आपका फॉर्मूला लर्न करके जाना, डिफरेंस इन द ऑप्शन वैल्यू अपॉन डिफरेंस इन शेयर वैल्यू। और एक है ब्लैक एंड स्कोर मॉडल, और ब्लैक एंड स्कोर मॉडल के अंदर जो है ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग जो है वो ऑप्शन की वैल्यूएशन करते हैं। तो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली फॉर्मूला का ही पूछेगा कि एज पर ब्लैक एंड स्कोर मॉडल जो है ऑप्शन की वैल्यूएशन अगर करनी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये फॉर्मूला है, इसको क्रैम करके जाना पड़ेगा। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब अपना जो लास्ट चैप्टर है अब हम करेंगे उसको, जिसका नाम जो है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहां गया अभी, लो जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया। इसके अंदर अपने को जो है वो 5 टॉपिक पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या देखना है अपने को, सबसे पहले वो देखते हैं। आइए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है कौन सा, मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। देखो अब जो एक तो कैपिटल बस्टिंग होता है डोमेस्टिक नेचर का, लेकिन अगर कोई कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करना स्टार्ट करती है तो वो बाहर भी पैसा इन्वेस्ट करेगी, और बाहर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उसको जो है वो करनी पड़ती है इंटरनेशनल कैपिटल बस्टिंग। अब इंटरनेशनल कैपिटल बस्टिंग के अंदर कंपनी जो डिसाइड करती है कि क्या बाहर प्रोजेक्ट लगाना हमारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, उसके लिए कंपनी क्या क्या बातों को ध्यान रखेगी, तो आइए वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या बोलता है, मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अंडरटेक दिस इन्वेस्टमेंट। अगर आप बाहर पैसा लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, सबसे पहले ये बाहर आपको कॉस्ट एडवांटेज मिले, इसलिए हम जो है वो बाहर जाके प्रोजेक्ट लगाना पसंद करते हैं। दूसरा, बाहर अगर हम पैसा लगाएंगे तो अपने को जो है वो टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है, इसलिए। और तीसरा, फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन, हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर जो पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप बाहर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, मतलब अगर आप बाहर कोई प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं, मतलब मल्टीनेशनल लेवल पे कैपिटल बस्टिंग करने की सोच रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको, आपके पास क्या क्या डेटा की जो है वो रिक्वायरमेंट है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंक्रीमेंटल या रेलिवेंट कैश फ्लो। जब कभी भी डिसीजन मेकिंग किया जाएगा किसी भी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के अंदर, अगर आप मतलब जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल बस्टिंग करोगे तो आप जो है वो क्या करोगे, ओनली रेलिवेंट कैश फ्लो को जो ही है, जो ओनली रेलिवेंट कैश फ्लो को ही ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। तो पहले तो क्या, ओनली रेलिवेंट कैश फ्लो, ठीक है ना, मतलब ऐसे कैश फ्लो जो दोनों जगह पे अराइज होते, मतलब प्रोजेक्ट लो या ना लो, अगर वो अराइज हो रहे हैं तो वो आपके इररेलेवेंट कैश फ्लोज है, जिनका डिसीजन मेकिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और उसको आप कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब कभी भी आप जो है वो क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे तो ओनली रेलिवेंट कैश फ्लो को ही आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो ही लेके चलेंगे, जो प्रोजेक्ट की वजह से खर्चा हो रहा है सिर्फ उन्हीं को लेके चलेंगे। तीसरा, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो भी आप लेके चलेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, आफ्टर टैक्स होंगे। चौथा, कैनिबलाइजेशन इंपैक्ट को भी लेके चलेंगे। कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई नया प्रोडक्ट मान लीजिए मार्केट में लॉन्च करता है, उसकी वजह से जो पुराना प्रोडक्ट है उसकी सेल में होने वाली कमी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैनिबलाइजेशन इंपैक्ट। तो अगर आप फ्यूचर में जाकर के जो है वो किसी फॉरेन में अपने इन्वेस्टमेंट लगाने वाले हैं तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, अगर आप फॉरेन के अंदर पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे तो पहले आप फॉरेन में जो आप अपना एक्सपोर्ट करते सामान, तो उसकी सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कैनिबलाइजेशन इंपैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एक होता है सेल्स क्रिएशन, ये क्या होता है, जब नए की वजह से पुराने वाले, जब आप नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो उसके से पुराने वाले की भी सेल अगर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेल्स क्रिएशन। इसको भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे जब कभी आप मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग करेंगे। फिर क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप जो है वो क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि अगर हम ये पैसा जो है वो इन्वेस्ट ना करते, फॉरेन में इन्वेस्ट ना करें, तो कहीं और अगर कमाएंगे तो वहां से अपने को कितना फायदा कमा सकते हैं, उस बात को भी आप कंसीडर करके चलेंगे। फिर ट्रीटमेंट होगा फिक्स ओवरहेड, ऐसे एडिशनल फिक्स ओवरहेड। वैसे तो जब भी आप कैपिटल बस्टिंग करते हो तो फिक्स ओवरहेड को कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो तो आने ही आने हैं, लेकिन अगर ऐसा फिक्स ओवरहेड है जो प्रोजेक्ट की वजह से हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको भी अपने को कंसीडर करके चलना पड़ेगा जब हम मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग करते हैं। फिर फीस और रॉयल्टी, जो फीस और रॉयल्टी अगर हम पेमेंट, जब हम बाहर जाएंगे काम करेंगे तो वहां पे बाहर एक्सपर्ट को हायर करेंगे, उनको कोई फीस का पेमेंट करेंगे, उनको रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे, तो उसको भी आप लोग जो है वो क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे।
उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल बेनिफिट, वैसे तो जो इनटेंजिबल बेनिफिट आपको मिलते हैं, ठीक है, उनके आप कंप्यूटेशन नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी भी आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हो ना, तो इनटेंजिबल बेनिफिट जो आपको मिल रहे हैं, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। फिर कैश फ्लो एट द सब्सिडियरी एंड द पेरेंट लेवल, सब्सिडरी लेवल पे या पेरेंट लेवल पे जो भी कैश फ्लो अराइज होते हैं उनको भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस, जो भी कैश फ्लो आप लेके चलेंगे उनके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट जो है वो लेकर पहले से चलेंगे, मतलब टैक्स का इंपैक्ट आप उसके अंदर कंसीडर कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब आप बाहर पैसा कमाओगे और उसको यहाँ तो बाहर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका दूसरी कंट्री के साथ, आपकी कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ में DTAA है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। ओके, फिर रीपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, अगर कई बार क्या होता है हम बाहर पैसा कमा के और बाहर पैसा कमा के जब अपनी कंट्री के अंदर सेंड करते हैं उसको बोलते हैं रीपेट्रिएशन, और रीपेट्रिएशन के ऊपर गवर्नमेंट जो कई बार टैक्स लगा देती है, उस विदेश की गवर्नमेंट कई बार टैक्स लगा, जिसको बोलते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। ओके, तो उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखना। फिर एक्सचेंज रिस्क, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो वो किसके अंदर होगा, फॉरेन करेंसी में होगा, तो फॉरेन करेंसी जो है वो स्टेबल नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, तो वो भी उसकी वजह से होने वाले रिस्क को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर एक्सप्रोप्रिएशन एंड अदर पॉलिटिकल रिस्क, इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कई बार पॉलिटिकल रिस्क हो जाता है, हमने बाहर पैसा लगा और बाहर हमारा पैसा व्लॉग हो गया, ठीक है, या बाहर की गवर्नमेंट ने जो है वो क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया हमारे संपत्तियों को, तो उसकी वजह से जो रिस्क है उसको भी आपको पहले से कंसीडर करके चलना पड़ेगा। आगे, Since political risk has the profound influence on the foreign investment project, तो MNC फर्म जो है वो पहले से इसको ध्यान में रखती है, तो ये बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब रिस्क को कंसीडर करने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप जो है पेबैक पीरियड को क्या कर दोगे, बिल्कुल कम कर दोगे, ठीक है, जो आपका मिनिमम पेबैक पीरियड का जो आपका क्राइटेरिया था उसको आप कम कर दोगे। दूसरा, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको क्या कर दोगे, बढ़ा लोगे, या जो भी आपके कैश फ्लो है उनके अंदर भी रिस्क को आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये तीन तरीके जिसके जरिए आप अपने रिस्क को जो है वो कंसीडर करेंगे। तो बाहर अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हो, मल्टीनेशनल जाके अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हो, ठीक है, विदेशों में जाके पैसा लगाने की सोच रहे हो, तो उसके लिए भी आपको पहले कैपिटल बस्टिंग करना पड़ेगा। तरीका वही रहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको अंडरटेक करना है तो आपको पहले उस प्रोजेक्ट से आने वाले कैश इनफ्लोस को कंसीडर करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका एनपीवी है, उसके बेस पर ही डिसीजन मेकिंग किया जाएगा। लेकिन जब ये डिसीजन लेते हो तो ये सारे फैक्टर को भी हम लोग जो कंसीडर करते हैं। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर विदेश में जाके और अगर काम करेंगे तो अपनी और वहां से अगर पैसा रेज करते हैं तो वहां पे भी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगी। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंप्यूटेशन कैसे होता है, मतलब जब एक फर्म जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंप्यूटेशन कैसे करती है, बिल्कुल सिमिलर। कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। जैसे आप डोमेस्टिकली कॉस्ट ऑफ डेट कंप्यूट करते हो वैसे इंटरनेशनल लेवल पे करोगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बिल्कुल सिमिलर होगा, जैसे आप डोमेस्टिकली करते हो वैसे इंटरनेशनल लेवल पे करोगे। ये फॉर्मूला रहेगा जनरली। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड अप्रोच के अंदर ये फॉर्मूला रहेगा, कैसे, D1 अपॉन में KE प्लस में G। आगे कैपम के अंदर जो है वही बिल्कुल जैसे आप करते हो, कैसे, KE इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस में बीटा इंटू RM माइनस में, एक मिनट रुकना, हाँ, एज पर द कैपम जो है वो क्या रहेगा, फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा, KE इज इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस में बीटा इंटू RM माइनस में RF करके। फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अगर कंप्यूट करने तो वो कैसे होगा, KR इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस में विद होल्डिंग टैक्स, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, एंड 1 माइनस में F बोलते हो फ्लोटेशन कॉस्ट, इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफर कॉस्ट भी आ रही है, ट्रांसफर कॉस्ट का मतलब क्या, ये बेसिकली आती है जब एक डिपार्टमेंट दूसरी कंट्री के अंदर है, मान लो कंपनी का एक यूनिट तो एक कंट्री में और एक यूनिट दूसरी कंट्री के अंदर है, ठीक है, तो आप जो है वो क्या करते हो, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर आपको ट्रांसफर करते हो उसको बोलते हो आप लोग क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग। और ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर आपको जो है वो क्या आती है, ट्रांसफर कॉस्ट आती है, उसको भी आप कंसीडर करके चलते हो, ठीक है ना। तो KR इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस में विदहोल्डिंग टैक्स इंटू में 1 माइनस में फ्लोटेशन कॉस्ट इंटू 1 माइनस में कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो कंप्यूट करोगे किसका, आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। फिर है कंप्यूटेशन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसी तरीके से आप कंप्यूट करेंगे जैसे आप डोमेस्टिकली जो है कंप्यूट करते थे। कैसे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, हर एक जो कॉस्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ द कंसर्न्ड एसेट, ठीक है, मल्टीप्लाई करके और बाद में उसका वेट कर लेना, ये हो जाएगा आपका क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, ये अप्रोच जो है वो क्या बोलती है, अगर इसकी बात करें तो बोलता है कभी भी ऐसा नहीं होगा एक सिंगल डिस्काउंट रेट को आप लेके चल पड़ो, क्योंकि देखिए जब विदेशों में जाके काम करोगे तो वहां पे जो है वो क्या रहेगा, आपका रिस्क परसेप्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर रिस्क अगर अलग रहेगा ना तो उस केस के अंदर आप जिस रेट से अपने डोमेस्टिक के अंदर अपने कैश फ्लो को डिस्काउंट करते थे उसी रेट से आप डिस्काउंट कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि
बेसिकली जो डिस्काउंट रेट होता है वो बेसिकली कैसे निकलता है, वो रिस्क के बेस पे तो निकलता है, जितना रिस्क ज्यादा रहेगा उतना डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बोलता है कि आप एक ब्लैंकेट रेट को हर जगह पे जो है वो यूज नहीं कर सकते हो। जब आप अगर मान लो अब्रोड में जाके अगर काम करते हो तो आपको अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है उसको भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली जो डिस्काउंट रेट जिसकी मदद से आप लोग जो है वो कैश पे उसको डिस्काउंट करते हो उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये यही बात बोल रहे हैं कि जब कभी भी आप जो है वो क्या करोगे, कोई डिस्काउंटिंग करोगे तो उसके लिए जो डिस्काउंट रेट आप लेके चलोगे तो उसको आप क्या करोगे, एडजस्ट करके चलोगे। ठीक है ना, मतलब एक सिंगल रेट से आप कभी भी जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो आप इवेल्युएट नहीं करोगे। चलो जी आगे। फिर है जी आपका मल्टीनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो है वो क्या होता है, सबसे पहला कैश मैनेजमेंट। कैश को अपने को जो है मैनेज करके चलना है, क्योंकि अपने पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। अगर कैश नहीं रहेगा तो हम जो है वो पेमेंट टाइमली बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी गुडविल भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कैश मैनेजमेंट में कि अपने पास में जो है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर कैश होना चाहिए टू मीट द पेमेंट शेड्यूल। मतलब पेमेंट को टाइमली बेसिस पे पेमेंट, मतलब जो भी अपना शेड्यूल है उस पर टाइमली बेसिस पे पेमेंट हम कर पाए, उसके लिए अपने पास में सफिशिएंट कैश हो। टू हैव द सफिशिएंट कैश टू मीट द कैश डिस्बर्समेंट नीड ऑफ द फर्म, ये सब होना चाहिए। इंपॉर्टेंस जो है सफिशिएंट कैश का वो क्या, पहला अगर आप सफिशिएंट कैश अपने पास में मैनेज करके चलते हो तो ये इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा इन फोस्टरिंग द गुड रिलेशन विद द ट्रेड क्रेडिटर एंड द सप्लायर। गुड रिलेशन आर मेंटेन विद द बैंक। अगर टाइमली बेसिस पे अगर पेमेंट कर दोगे तो बैंकों के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। इट लेड टू स्ट्रांग क्रेडिट रेटिंग, आपकी रेटिंग भी अच्छी रहेगी। एंड कैश डिस्काउंट विल बी अवेल सिंस लार्ज कैश बैलेंस। लेकिन अगर आप ज्यादा कैश बैलेंस को अपने पास में होल्ड करते हो तो उससे जो है वो क्या, आपको नुकसान भी हो सकता है कि एक्सेसिव कैश भी आपको जो है मेंटेन नहीं करना है। तो लाइक डोमेस्टिक फर्म मल्टीनेशनल कंपनी भी एम्प्लॉय करती है फॉलोइंग की कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज करने के लिए ऑपरेटिंग कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट को। पहला स्पीडी कलेक्शन। अगर मान लो हम जो है वो क्या करेंगे, हमारे डेटर से टाइमली बेसिस पे क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। और जो अकाउंट्स पेबल है जितना हो सके उनको लेट पेमेंट करेंगे। लेकिन लेट पेमेंट करते हुए एक बात ध्यान रखिएगा, आप कभी भी जो है आपकी गुडविल जो है वो खराब ना हो जाए। इस तरीके से आप जो है वो क्या करोगे, कैश मैनेजमेंट करोगे। ये सब वही टेक्निक है जो हम डोमेस्टिकली जब कैश मैनेजमेंट करते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट आता है, तो जब डोमेस्टिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे। फिर है क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर ये आता है बेसिकली जो आप कस्टमर को उधार देते हो, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करोगे। तो जनरली ये बोलते हैं देखो, कस्टमर को अगर आप क्रेडिट अलाउ करते हो तो आपकी सेल्स जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने लेवल तक या कितने लिमिट तक या कितने पीरियड तक आपको जो है वो कैश उनको क्या करना है, मतलब आपको जो है वो क्रेडिट उनको क्या करना है, अलाउ करना है। तो बोलते हैं मल्टीनेशनल फर्म लोकेट होते हैं डिफरेंट कंट्री में, जो कंपीट करती है वहां की कंपनीज के साथ में भी। तो उस केस के अंदर हमारे लिए इंपेरेटिव हो जाता है, मतलब हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है दैट दे ऑफर अट्रैक्टिव लिबरल क्रेडिट टर्म टू द पोटेंशियल कस्टमर व्हाइल द फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स आर डिजायर्ड टू एनहांस द सेल। अगर आप अच्छी क्रेडिट टर्म उनको दोगे तो आपकी सेल्स क्या होगी, बढ़ेगी, और आपके प्रॉफिट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। एमएनसी शुड एंश्योर दैट द रिस्क और कॉस्ट ऑफ डिफॉल्ट इज लोअर देन द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब कभी भी आप जो है वो क्या करोगे, उधार की पॉलिसी बनाओगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है, और वो बात जो है वो क्या, कि जब भी हम उधार देंगे तो ये बात ध्यान रहे कि हमारे जो प्रॉफिट है उस उधार को देने से हमारे पास आने वाले जो प्रॉफिट है वो हमेशा ज्यादा हो उधार देने की कॉस्ट से। तो ये बात आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा जो है वो है क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एडिक्वेट इन्वेंट्री अपने पास में मैनेज करके चलेंगे ताकि इन्वेंट्री की कभी भी जो है अपने पास में कमी ना हो। अब इन्वेंट्री क्यों मैनेज करके चलना है, उसके पीछे क्या रीजन है। सबसे पहले नंबर पे तो यह आया, व्हेन फॉरेन सब्सिडरी अगर लोकेटेड है ऐसी कंट्री में जहां पे हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो उधर आप जो है वो क्या करेंगे, वहां पे जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वहां पे जो है वो स्टॉक के रेट भी लगातार क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो वहां पे आपके लिए जरूरी होता है कि आप जो है वो एडिक्वेट इन्वेंट्री अपने पास में पहले से होल्ड करके चलो। और दूसरा जो है वो ये है कि फॉरेन सब्सिडी अगर लोकेटेड है ऐसे मार्केट एरिया में जो सप्लाई करती है गुड्स, तो आपको पोटेंशियल डिले, अगर आप बाहर से सामान रहे तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा लेट भी हो सकता है, इसलिए आपको जो वो इन्वेंट्री होल्ड करके चलना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप इन्वेंट्री को होल्ड करेंगे तो इन्वेंट्री की ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को भी आपको जो है पहले कंसीडर करके चलना पड़ेगा आगे। और साथ में क्योंकि इन्वेंट्री आप होल्ड करके चल रहे हो ना, तो जो बाहर से इन्वेंट्री अगर आ रही है आपके पास में तो एक्सचेंज रेट में जो चेंज हो रहा है उसको भी आपको जो है वो ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। इसके बाद ईसीबी, ये सब तो हमने पढ़ लिया था, और यूरो इशू, इसके अंदर एफसीसीबी और एफसीईबी ये सब हमने पढ़ लिया था अपने किसमें, बोलो किसमें पढ़ा था सर, ये सब आपने हमको पढ़ा दिया था हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस में। अब एक टॉपिक और रह गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो दो तरह की मार्केट होती है, एक होता है आपका होलसेल मार्केट, एक है कौन सा, रिटेल मार्केट। जो होलसेल मार्केट है उसको बोलते हैं इंटरबैंक मार्केट, जो रिटेल मार्केट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मर्चेंट मार्केट। तो बैंक टू बैंक जो ट्रांजेक्शन होती है वो कहां पे होती है, आपका इंटरबैंक मार्केट में, होलसेल मार्केट में। और जो बैंक टू कस्टमर ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहां होती है, आपका रिटेल मार्केट में। अब कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स है आपके फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो वो आपको मैंने यहां पे करवाया था,
सबसे पहले नंबर पे फोरेक्स डीलर, ये सबसे बड़े बिगेस्ट इन्वेस्टर होते हैं फोरेक्स मार्केट के अंदर। जो बिगेस्ट पार्टिसिपेंट है जो फोरेक्स मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, ये जनरली कौन होते हैं? बैंक। तो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक आपस में करते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जो है वो कौन आएगा? ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? जो आपको बेस्ट प्राइस दिलवाने का काम करता है। जब आप कोई सिक्योरिटी खरीदने जाओगे तो आपको सस्ता दिलवाएगा, जब आप बेचने जाओगे तो आपको महंगा बिकवाने का काम करेगा, तो वो आपकी मदद करता है और आपसे कमीशन चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? ब्रोकर। एक होता है आपका हेजर। हेजर जो है वो क्या, जिसको मान लो अगर आपको जो है वो फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है, लेकिन आपको डर ये लग रहा है कि कल को फॉरेन करेंसी के रेट जो है वो क्या कम ना हो जाए, तो उस केस के अंदर आप लोग जो है वो अपनी पोजीशन को क्या करते हो? हेज करते हो, और फोरेक्स मार्केट में जाकर करके अपोजिट पोजीशन ले लोगे, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? हेजर। तो हेजर वो है जिसका एक्सपोजर है फॉरेन करेंसी के अंदर, उसको डर है कि कभी मार्केट मूवमेंट जो उसके अपोजिट ना चले जाए। एक होता है स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर वो होता है जिसको कोई जेन्युइन रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉरेन करेंसी का, लेकिन ये खुद मार्केट में आता है और आके जो है वो रिस्की प्रॉफिट कमा के चला जाए, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? स्पेकुलेटर। एक होता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर वो होता है जो फोरेक्स मार्केट के अंदर डील करता है, और ये क्या करेगा? एक फोरेक्स मार्केट में करेंसी को परचेज करेगा जहां पे वो सस्ती चल रही है, और जहां पे वो महंगी चल रही है वहां पे जाके बेचने का काम करेगा, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेजर। और आर्बिट्रेजर हमेशा जो है वो रिस्क फ्री प्रॉफिट जो है वो क्या करता है? अर्न करता है। एक होता है सेंट्रल बैंक। कई बार सेंट्रल बैंक जो है वो भी जो है वो क्या करता है? बीच में एंटर करता है फोरेक्स मार्केट में, ठीक है। जब एक्सचेंज रेट को क्या करना हो, जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो कई बार फोरेक्स मार्केट के अंदर जो है वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? एंटर करेगा और स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद अगर बात करूं रिटेल मार्केट पार्टिसिपेंट, तो उसके अंदर बेसिकली टूरिस्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया, या पेशेंट्स हो गया जो बाहर अब्रॉड जाते हैं, उनको जो फॉरेन करेंसी की नीड होती है तो वो अपने बैंक को अप्रोच करते हैं, तो वहां से उनको पैसा मिलता है। तो ये लोग जो है ये जनरली होते हैं किसके? रिटेल मार्केट के पार्टिसिपेंट। लेकिन इनका रेशियो जो रहेगा वो पॉइंट कुछ % होता है, बाकी 99% जो है वो होलसेल मार्केट ही फोरेक्स मार्केट के अंदर रोल प्ले करती है। ओके जी सर। लो जी, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट, तो इसको आप निपटा लीजिएगा। अब हमने जो है अपनी बुक में से टोटल मिला के जो है वो 4 चैप्टर तो निपटा दिए, अब रह गए 4, जिनमें से 3 चैप्टर कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर हो जाएंगे, और एक चैप्टर आपको जो है वो मिल जाएगा अलग से, जो है कौन सा? मर्जर एंड मर्जर एक्विजिशन वाला, जिसके अंदर आपका लीवरेज बाय आउट का टॉपिक हो गया, जिसके अंदर आपका पॉइजन पिल और ये सब जो भी टेक ओवर हो गया, मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, वो सारा टॉपिक जो है वो दिया हुआ है आपका उस चैप्टर में, ठीक है। तो उसकी अलग से एक वीडियो में बना के डाल दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल जो है अभी 4 चैप्टर को रिवाइज कीजिए, रिमेनिंग जो रह गए हैं वो करते हैं कल नई क्लास के अंदर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।